उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना AS11 जो सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स का है उसको पूरा क्विकली वन शॉट वीडियो में रिवाइज करेंगे और 100% ICAI स्टडी मैट के साथ क्वेश्चंस के साथ, खाली कंसेप्ट्स नहीं क्वेश्चंस भी। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको ज़रा जल्दी से शुरू करते हैं। देखो दोस्त, क्या है कि AS11 जो बात करता है वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू जो रेट्स होते हैं, जो करेंसी रेट्स होते हैं, उनकी वजह से अगर कोई इफेक्ट्स आता है उनको सारा AS11 डील करेगा। क्या क्या इसके अंदर कंटेंट्स आते हैं? 3 तरह की चीज़ों को हमें यहाँ पे कवर करना होता है। एक है आपकी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स, जो कि इस चैप्टर का पहला मुद्दा है और काफ़ी बड़ा मुद्दा है। दूसरा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और तीसरा है फॉरेन ऑपरेशंस। ये जो फॉरेन ऑपरेशंस वाला जितना मुद्दा है ये आप ब्रांच अकाउंट में पढ़कर आते हो। इसमें बस आपने ये करना होता है कि अगर आपकी कोई ब्रांच किसी फॉरेन टेरिटरी में है तो आपको उसका ट्रायल बैलेंस डोमेस्टिक करेंसी के ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करना होता है। कुछ रेट्स आपने लेने होते हैं, उन रेट्स को यूज करके आप इनको कन्वर्ट करोगे। इसकी ज्यादा चर्चा हम लोग इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे क्योंकि ब्रांच के अंदर ऑलरेडी पूरा डेडिकेटेड चर्चा इसकी वहां पे हो गई होगी। फिर भी हम इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो यहाँ पे जरूर कवर कर लेंगे। चलिए, इस एएस को शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा जो यहाँ पे बार बार यूज होंगे। सबसे पहले फॉरेन करेंसी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के ऊपर एएस रखता है तो पहला एक टर्म आता है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का मतलब होता है कोई भी करेंसी जो रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा है। अब आप कहेंगे सर रिपोर्टिंग करेंसी क्या होता है? दोस्त, रिपोर्टिंग करेंसी वो करेंसी है जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हो। मान लीजिए कि मैं अपने इंस्टीट्यूट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ, ये इंडिया में वर्क कर रहा है, तो इंडिया में जो करेंसी चल रही है रुपीज चल रही है, तो रिपोर्टिंग करेंसी रुपीज है। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रुपीज में बनाऊंगा। अब रुपीस के अलावा दुनिया की कोई भी करेंसी हो, फिर चाहे वो डॉलर हो, फिर चाहे वो अपने पास पाउंड्स हो, फिर चाहे वो अपने पास जो यूरोज हो, कुछ भी अपने पास हो, कहने का मतलब ये हो गया कि आप उनको रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा कोई करेंसी बोल रहे हो तो वो फॉरेन करेंसी कहलाएगी। इसके अलावा एक टर्म है मॉनेटरी आइटम्स जो यहाँ पे इस एएस में बार बार यूज होगा। मॉनेटरी आइटम्स में 3 बातों का आपने खास ध्यान रखना है। मॉनेटरी आइटम सबसे पहले कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं। इसका मतलब ये एसेट एंड लाइबिलिटी के ही पार्ट है जिनकी रियलाइजेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स्ड है। यानी अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो जब आपने अपनी बैलेंस शीट बनाई होगी, लेट्स से आपने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट के अंदर आपने कई सारे आइटम लिखे, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, साथ में आपने अपने पास बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज दिखा रखी हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गया, इसी तरह से ट्रेड पेबल्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ इनमें आप जो भी वैल्यूज इनको शो कर रहे हो, अगर आपको पूरा पूरा वही वैल्यू ही मिलेगी या वही वैल्यू आपको देनी पड़ेगी तो वो आइटम्स मॉनेटरी आइटम्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल के अंदर मैंने 50,000 लिखे हुए हैं, ट्रेड पेबल के अंदर मैंने 60,000 लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे इन आइटम्स को अपनी बैलेंस शीट से हटाने के लिए यही अमाउंट इनकी पे करके चलनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि मुझे इन आइटम्स को एग्जैक्टली इन्हीं अमाउंट पे करना पड़ेगा या मुझे अपने ट्रेड रिसीवेबल जो है एग्जैक्टली उनसे इतना ही पैसा मिलेगा। तो ये मॉनेटरी आइटम्स है। अगर मैं बात करूं इन अलग आइटम्स की, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6 लाख का है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, इन्वेंट्री 20,000 का है, या नॉन करंट लाइबिलिटी अपने पास लेट्स से ये 50,000 का है। पहले नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी में कोई लोन वगैरह है तो उसको भी पे करने के लिए आपको उतनी ही मात्रा में उनकी वैल्यू पे करके चलनी पड़ेगी। तो ये भी मॉनेटरी आइटम है, ये भी मॉनेटरी आइटम है, ये भी मॉनेटरी आइटम है। लेकिन एग्जांपल से अगर ये देखें कि पीपी दिया हुआ 6 लाख, दोस्त आपके पास जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6 लाख का है इसकी रियलाइजेशन 6 लाख में फिक्स नहीं है। ये बिकने को ज्यादा का भी बिक सकता है, ये बिकने को कम का भी बिक सकता है। इसका मतलब कहीं किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ कि इसके सिर्फ 6 लाख रुपए आपको मिलेंगे, तो ये एक नॉन मॉनेटरी आइटम हो गया। सिमिलरली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ये भी जब बिकेगा पता नहीं कितने पे बिकेगा, हमें पता नहीं, तो इसकी रियलाइजेशन भी फिक्स नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो ये भी अपने पास एक नॉन करंट आइटम हो गया, नॉन मॉनेटरी आइटम जो है वो हो गया। इसी की तरह आपके पास कोई इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की भी रियलाइजेशन फिक्स नहीं है, भाई बिकने को ज्यादा की बिक सकती है, बिकने को कम की बिक सकती है, तो इसको भी हम नॉन मॉनेटरी आइटम्स के अंदर काउंट करते हुए चलेंगे। इसी के अलावा अगर मैं बोलूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश आता है और बैंक आता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है लेट्स से 4 लाख का, तो दोस्त कैश अगर 4 लाख का है तो इसका मतलब आपको उससे सिर्फ 4 लाख की ही परचेजिंग पावर मिलेगी, और अगर बैंक बैलेंस 4 लाख का है तो बैंक में से आप 4 लाख से ज्यादा रुपए नहीं निकाल सकते। इसका मतलब इनकी भी रियलाइजेशन एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स्ड है, तो ये भी एक मॉनेटरी आइटम्स में काउंट होंगे।
तो मॉनेटरी आइटम्स वो सारे हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो गए जिनकी रियलाइजेशन मतलब कि जितना पे करना है या जितना रिसीव करना है वो फिक्स्ड है एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, मतलब इनकी एक फिक्स डिटरमिनेबल अमाउंट जो आपने पे करनी है। इसमें क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, लोन गिवन, लोन टेकन एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये सारे के सारे आइटम मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। अब यहीं से सवाल आता है, सर नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होंगे? नॉन मॉनेटरी आइटम्स सारे के सारे वो आइटम्स होंगे जो कि मॉनेटरी आइटम्स के अलावा है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में अभी आपको बताया, पीपी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हमारे जितने भी आइटम्स हैं सब नॉन मॉनेटरी होंगे। की स्किल क्या है? जो लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर वही रियलाइज या वही रीपे होगा तो मॉनेटरी आइटम होगा। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट के अंदर मैंने इन आइटम्स को जितने पे दिखाया है, अगर इनकी पेमेंट उतनी ही होगी या फिर इनकी पेमेंट की जगह मुझे रियलाइजेशन उतनी ही मिलेगी जितने पे ये लिखे हुए हैं, तो मैं इनको मॉनेटरी आइटम बोलूंगा। आप में से कई बच्चे कहेंगे सर डेटर्स में बैड डेट भी तो हो सकता है, डेटर को डिस्काउंट भी तो दे सकते हैं, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल भी तो सकता है, वो सब सेकेंडरी केसेस हो गए, लेकिन इनकी रियलाइजेशन एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत जरूर फिक्स्ड है। टीपी वगैरह के अंदर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर ऐसा नहीं होता, हमें पता नहीं है कि कितने में बिकेगा, तो ये आपने ध्यान रख के चलना है, तो वो सब नॉन मॉनेटरी आइटम्स होंगे। अब इस चैप्टर में हम सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स की बात नहीं करेंगे, हम फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स की बात करेंगे। तो मॉनेटरी आइटम आपने समझ लिया। अब मॉनेटरी आइटम्स को ही अगर मैं फॉरेन करेंसी में डिनोट कर दूं तो वो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स बन जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो सारे मॉनेटरी आइटम्स जो किसी फॉरेन करेंसी के अंदर हैं, वो सारे के सारे मॉनेटरी आइटम्स फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स कहलाएंगे, और AS 11 उनको डील करते चलता है। ये सब हमारी डेफिनेशंस हैं जो कभी पेपर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। इवन इनके ऊपर MCQs बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। कमिंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट मेन टॉपिक ऑफ दिस AS, जो हम लोगों ने ऊपर आपको कंटेंट्स में बताया कि यहाँ पे 3 मेन टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। उसमें जो पहला टॉपिक है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, उनकी तरफ आ रहा हूं। तो फर्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। क्या होती हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, उनको समझते हैं। ये वो ट्रांजेक्शंस हैं जिनकी सेटलमेंट आपको फॉरेन करेंसी में करनी होगी। इसका मतलब आपने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन करी, चाहे सेल करा, चाहे परचेज करा, किसी को वेजेस पे करी, किसी से लोन लिया, किसी को लोन दिया, जिनकी पेमेंट आपने एक फॉरेन करेंसी में करनी है, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शंस आपकी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस होती है। अच्छा, परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया इन फॉरेन करेंसी, लोन टेकन, लोन गिवन इन फॉरेन करेंसी, तो ये आप अपने एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अच्छा, इसका जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो क्या होता है? इन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस की आपको 2 बार रिकॉर्डिंग करनी होती है। रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉग्निशन। जो पहली रिकॉग्निशन होती है उसको अपन बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन, जो दूसरी रिकॉग्निशन होती है उसको अपन बोलते हैं सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। इनिशियल मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो उस दिन हम इसको रिकॉर्ड करेंगे स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर दिन पर, ट्रांजैक्शन वाले दिन पर रेट क्या चल रहा था। एंड सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन भी आप करोगे। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन आप बैलेंस शीट डेट पर करते हो और सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन आप क्लोजिंग रेट पर करते हो। और खास बात, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन आप सब चीजों की नहीं करोगे, सिर्फ FCMI की करोगे। इसका मतलब पहले आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसे आप स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर दो, सारे के सारे आइटम्स उसके अंदर जितने हैं सब स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर दो। लेकिन जब सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करने जाओगे तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम उसमें से कितने हैं, सिर्फ उनकी रिकॉग्निशन क्लोजिंग रेट पे करनी है। सर फिर जो बाकी आइटम्स होंगे जो FCMI नहीं है उनकी रिकॉग्निशन कैसे करेंगे? वो जितने पे शो हो रहे थे उतने पे शो कर देंगे, मतलब उनको हम बुक वैल्यूज पर ही शो कर देंगे। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है। क्लोजिंग रेट वो रेट होता है जो साल के एंड में होता है, और ये बात मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दी है। कोई भी आइटम जो FCMI के अलावा होगा उसकी रिकॉग्निशन हम बुक वैल्यू पे करेंगे। ओके, जब आप रिकॉग्निशन बार बार करोगे, पहली बार करा फिर दूसरी बार करा, तो कभी कभार बैलेंस आ सकता है। तो जो भी बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम लोग अपने पास एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस बोलते हैं, क्योंकि वो बैलेंस एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से आ रहा है। उस एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस को हम उठा के ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर? P&L के अंदर। अब जितना मैंने बताया ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, तो पहले हम इसको एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट से समझते हैं तो ये दिमाग में और ज्यादा घुस जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके लिए ड्राफ्ट करा। मान लीजिए चंपकलाल लिमिटेड ने सोल्ड करे गुड्स 1/4/17 को, ये 1/4/17 को माल बेच रहा है $500 का उधार पर, और उसी दिन पर इसने एक अपने पास लोन भी लिया है। अच्छा, लोन दूसरी जगह से दूसरी डेट पे लिया है 1 सितंबर पर, ये इसने $700 का लिया है। अब इसने आपको अलग अलग रेट्स जो है वो दे रखे हैं। कह रहा रेट $1 का 60 रुपए, कब? 1/4 को। $1 का रेट 65 रुपीज है 1 सितंबर को, और $1 का रेट 61 है, ये कब है अपने पास? 31 मार्च को। देसी भाषा में बोलूं
तो ट्रांजेक्शन आपकी जो हो रही है वो 2 दिन पे हो रही है, ये चेक करके चलेंगे। एक ट्रांजेक्शन जो आपकी हुई है वो हुई है 1/4 पर, एक ट्रांजेक्शन हुई है 1/9 पर। तो जो ये दोनों रेट दिए हुए हैं, ये दोनों के दोनों रेट आपके स्पॉट रेट हो गए। बाकी हमें पता है कि साल जो एंड होता है वो तो मार्च में होता है, तो ये क्लोजिंग रेट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, हमें इनिशियल रिकॉग्निशन करनी है। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उस दिन आपने रिकॉर्डिंग करनी है। तो 1/4/17 को मैंने माल बेचा, एंट्री होगी डेटर टू सेल्स। कितने का माल बेचा, $500 का माल बेचा, उस दिन रेट चल रहा था 60। ये देखें, उस दिन रेट जो चल रहा था 60, ये रेट चल रहा था। तो उस दिन रेट 60 चल रहा था, उसके मुताबिक ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 30,000। अच्छा, फिर 1/9/17 को मैंने लोन लिया। लोन कितने का लिया, $700 का। उस दिन रेट चल रहा था 65। तो लोन लेने की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, और उसमें मैंने ये वैल्यू अपने पास रुपीस में रिकॉर्ड कर ली। तो इनिशियल रिकॉग्निशन कोई बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब है जो ट्रांजैक्शन हुई उसको रिकॉर्ड कर दो, और रुपीस के डोमिनेशन में जो अपने पास रिपोर्टिंग करेंसी है उसके डिनोमिनेशन में आप उसको रिकॉर्ड कर दो, जो कि हमने कर दिया। अब जैसे ही मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर दी दोस्त, तो मेरे पास 4 अकाउंट खुल के आ गए, एक डेटर, एक सेल, एक बैंक और एक बैंक लोन। अब मुझे इन चारों की सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करनी पड़ेगी, लेकिन सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन 2 तरह से होगी। एक तो उस क्लोजिंग रेट पे होगी, और एक जिस बुक वैल्यू है उसी पे होगी। क्लोजिंग रेट पे किसकी होगी, एफसीएमआई की, और बुक वैल्यू पे किसकी होगी, अदर देन एफसीएमआई। तो हमें इन चारों में से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि एफसीएमआई कौन है। वही मेरा स्टेप नंबर 2 है, आपको पता लगाना एफसीएमआई कौन है। तो एफसीएमआई की 3 कंडीशन होती है, एसेट लायबिलिटी होना चाहिए, उसकी रियलाइजेशन फिक्स्ड होनी चाहिए, और वो फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो वो एफसीएमआई है। अब देखें, मैं एक एक करके इसको चेक करता हूं। सबसे पहले डेटर्स, क्या डेटर एक एसेट लायबिलिटी है, तो जी है। क्या डेटर की रियलाइजेशन फिक्स्ड है, भाई वो भी फिक्स्ड है। अगर आपने अपनी बैलेंस शीट में डेटर को 60,000 का दिखा रखा है, इसका मतलब है कि डेटर से 60,000 रुपीज आपको मिलेंगे, मतलब रियलाइजेशन फिक्स्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि डेटर आपको 70,000 दे दे, ऐसा नहीं हो सकता कि डेटर आपको 50,000 दे दे इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हालांकि अलग अलग सर्कमस्टांस है, उसने पेमेंट लेट करी, अलग अलग सर्कमस्टांस है, उसने पेमेंट अपने पास बैड डेट में कर दिया, वो सब हम इस चीज में ध्यान नहीं देते। हमें सिर्फ ये देखना है कि नॉर्मल कोर्स के अंदर कितना पैसा मिलेगा, तो वो रियलाइजेशन फिक्स्ड है। क्या ये फॉरेन करेंसी में, जी है, तो ये एफसीएमआई हो गया। अब अगर ये एफसीएमआई है तो इसकी रिकॉग्निशन आपको बैलेंस शीट डेट पे, क्लोजिंग रेट पे करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा सेल्स, क्या सेल एसेट लायबिलिटी है, लो जी, ये तो एसेट लायबिलिटी ही नहीं है, ये अपने आप में इनकम है। अगर पहली कंडीशन ही पिट गई है तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो सेल्स है वो आपका एफसीएमआई नहीं हुआ, और जब ये एफसीएमआई नहीं हुआ तो फिर इसको आपको बुक वैल्यू पे ले लेना चाहिए। ओके, बैंक, इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा दोस्त। जो बैंक अपने पास है, एसेट लायबिलिटी है, एसेट है। क्या इसकी रियलाइजेशन फिक्स्ड है, जी हाँ, इसकी रियलाइजेशन भी फिक्स्ड है। मान के देखिए आपके बैंक के अंदर 40,000 रुपए पड़े हैं, तो कभी आप एटीएम स्वाइप मार के 50,000 नहीं निकाल सकते। 40,000 अगर आपका बैंक शो हो रहा है बैलेंस शीट में, इसका मतलब है कि उसकी रियलाइजेशन 40,000 पर ही होगी, वो कभी ज्यादा या कम नहीं होगी। तो द थिंग इज, इसकी रियलाइजेशन भी फिक्स्ड है। क्या ये फॉरेन करेंसी में, जी है, तो ये भी एफसीएमआई है। कायदे से ये भी क्लोजिंग रेट पे होना चाहिए, बट आईसीआई के किसी भी क्वेश्चन के अंदर बैंक को क्लोजिंग रेट पर सब्सीक्वेंटली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। दोबारा मेरी बात को सुनिएगा, नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, मैं इसका आपको फंडा जो वो समझाता हूं, प्लीज गौर कीजिएगा दोस्त। ऐसा होता है, मान लीजिए मैंने एंट्री पास करी मेरे क्वेश्चन में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। ये एंट्री मैंने $700 अपने पास जो है उसका लोन लिया, और जिस दिन लोन लिया उस दिन रेट चल रहा था 10 रुपए का, $1 आपके पास 10 रुपए का चल रहा था। तो ये एंट्री मैंने 7,000 पे पास करी होगी। अब आज की तारीख में अपने पास ये मैंने लोन लिया था 1/4/17 को। अब बैलेंस शीट डेट आ गई 31 मार्च 18। मैं चेक करूंगा कि इन दोनों में से एफसीएमआई जो है वो कौन है। जब मैं चेक करूंगा तो ये मेरा एफसीएमआई होगा, लेकिन इसको मैं सब्सीक्वेंटली रिकॉग्नाइज क्लोजिंग रेट पर नहीं करूंगा। सर ये आप क्या कह रहे हो, जब एफसीएमआई है तो क्लोजिंग रेट पे तो ये सब्सीक्वेंटली रिकॉग्नाइज होना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे? और सुनना दोस्त मेरी बात को। दोस्त, जब हम लोन लेते हैं तो हमें जितना पैसा फॉरेन करेंसी में मिलता है, हम उसी दिन इस पैसे को निकाल के अपने किसी और पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। ध्यान से सोचें, मैंने आज इस बॉटल को खरीदने के लिए लोन लिया, तो मेरी प्रूडेंट अजम्पशन क्या कहती है कि जब मैंने लोन लिया, जो मेरे पे बैंक बैलेंस आया होगा, वो बैंक बैलेंस मैंने उसी दिन पे यूज कर लिया होगा। क्योंकि अगर मैं लोन लेकर पैसा बाद में यूज कर रहा हूं, तो मैं लोन पहले क्यों लूंगा? मैं पहले बेकार का इंटरेस्ट जो है अपने सर पे क्यों डालूंगा? तो जिस दिन मैं लोन लेता हूं, मैं ये मान के चल लेता हूं कि जो पैसा मुझे मिला वो मेरा यूज हो गया होगा।
और दोस्त जब मेरा पैसा यूज हो गया होगा तो बैलेंस शीट डेट पे मेरा बैंक बैलेंस तो बचा ही नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने लोन लिया अगर मैंने पहले ही यूज कर लिया तो लोन से लिया गया पैसा बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज क्यों करो? कॉमन सेंस लगाइए, आप बैलेंस शीट डेट पर जिन चीजों को दोबारा से रिकॉर्ड करोगे वो चीजें उस टाइम पर होनी भी तो चाहिए, जब वो है ही नहीं तो फिर मैं उनको सब्सिक्वेंटली कैसे रिकॉग्नाइज करूं? बहुत सारे बच्चे ना पेपर में इस बात पे कंफ्यूज करते हैं कि सर क्या बैंक एफसीएमआई है? बिल्कुल है, लेकिन सर फिर हमारे क्वेश्चन में एफसीएमआई को अगर बैंक अपने पास जो है उसको एफसीएमआई माना गया है तो सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करा? क्योंकि दोस्त जब आप लोन वगैरह लेते हो वो सारा पैसा आपका पहले ही यूज हो जाता है, तो बैलेंस शीट डेट पर पहुंचते वक्त आपके पास वो बैंक बैलेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज क्यों करूंगा? तो इस बात को ध्यान रख के चलिएगा। कभी भी कोई पेपर में आपसे पूछ ले क्या बैंक या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एफसीएमआई है, बिल्कुल है, पर हम उसको सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज नहीं करते इस अजम्पशन पे जो मैंने आपको अभी बताया। बाकी इसके अलावा बैंक लोन, क्या ये एसेट लायबिलिटी है? तो लायबिलिटी है। क्या रियलाइजेशन फिक्स्ड है? बिल्कुल फिक्स्ड है, क्योंकि पेमेंट जितनी लिखी हुई है उतनी करनी पड़ेगी। क्या फॉरेन करेंसी में? बिल्कुल है। तो ये भी एफसीएमआई हो गया, इसको क्लोजिंग रेट पे हम लोग सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हम लोगों ने ये देखो नीचे लिखा हुआ भी है, कन्वर्ट करें ऑल एफसीएमआई को क्लोजिंग रेट पे एक्सेप्ट बैंक। बैंक को क्यों? मैंने वाई मना करा हुआ है। वी कन्वर्ट एट क्लोजिंग रेट, इट मींस सच आइटम्स आर एग्जिस्टिंग एट बैलेंस शीट डेट। हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो आइटम बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट होंगे। बैंक बैलेंसेस जितने भी होते हैं अनलाइकली बाकी किसी आइटम की तरह हम अज्यूम करते हैं कि ये ऑलरेडी यूज हो गए होंगे या ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए होंगे रुपीज में। इसका मतलब बैंक और कैश बैलेंस को आप कन्वर्ट जो है वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो अल्टीमेटली हमारे पास बचा ही नहीं है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। अभी तक हमने अपने पास 1 तारीख की एंट्री और 1 सितंबर की एंट्री ये दोनों कर ली, इसे हम इनिशियल रिकॉग्निशन बोलते हैं। अब हमारा ये आपको चेक करना है, रेट 60 और 65 चल रहा था ट्रांजेक्शन पर ये साल के आखिरी में जाके जो रेट हो गया ये 61 हो गया। अब मुझे सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना है, तो किस किस को सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना है? एक तो डेटर्स को करना है, ये एफसीएमआई है, और एक बैंक लोन को करना है, ये एफसीएमआई है। ऑल्दो बैंक भी एफसीएमआई है, उसको नहीं करेंगे, सेल्स तो खैर एफसीएमआई है ही नहीं, उसको वैसे नहीं करना। तो डेटर और बैंक लोन को फिर से रिकॉर्ड करना है। दोस्त दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे और मुझे बताइए अगर आपको ये चीज क्लियर होती है। 60 पे मैंने डेटर को लिखा था, अब मुझे उसको 61 पे लेकर आना है, तो मुझे 60 से 61 पे आने के लिए डेटर को बढ़ाना पड़ेगा। डेटर को बढ़ाना मेरा फायदा होता है, तो जब मैं डेटर को बढ़ाऊंगा डेटर डेबिट हो जाएंगे और फायदा होने से एक्सचेंज गेन हो जाएगा। तो $500 को मैंने ₹1 से बढ़ा दिया, क्योंकि 60 को 61 पे लेकर आ रहा हूं, तो 500 का मेरा फायदा हो गया। इसी प्रकार जो मैंने अपना लॉस या लोन जो अपने पास है मैंने वो लिया था, उस पर चेक करेंगे। लोन जब मैंने लिया था तो मैंने $700 का जो है लोन लिया था, और इस $700 को अपने पास मैंने 65 पे रिकॉर्ड किया था। नाउ द थिंग इज, ये 65 का जो मैंने रिकॉर्ड किया था आज उसकी भी जो डेट है वो बैलेंस शीट डेट पे 61 बन चुकी है। इसका मतलब जो लोन मैंने 65 पे लिया अब वो 61 का हो चुका है, तो इसका मतलब मुझे पेमेंट जो कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे लोन की फिगर जो अपने पास है वो भी ठीक करनी पड़ेगी। तो लोन को कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे, और 65 का लोन 61 का हो गया तो ₹4 का फायदा हो जाएगा। तो $700 पे ₹4 का फायदा, ये एक्सचेंज गेन हम लोग बुक कर देंगे 2800। तो साल के आखिरी में आप अपनी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करके इसका जो भी गेन लॉस है वो निकालोगे। अब जो टोटल गेन है वो कितना आ गया? टोटल गेन आ गया एक 500 का, एक 2800 का, टोटल गेन आ गया 3300 का। इसको उठा के हम डाल देंगे पीनल में। जब आप पीनल में डाल दोगे एंट्री बन जाएगी एक्सचेंज गेन टू पीनल। दैट इज द होल कंसेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले 3 स्टेप आपने लगाने हैं। पहले इनिशियल रिकॉग्निशन करनी है स्पॉट रेट पे, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कौन एफसीएमआई है कौन नहीं है। एफसीएमआई ढूंढने के लिए 3 कंडीशंस को देखना है, एसेट लायबिलिटी है, रियलाइजेशन फिक्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, और फॉरेन करेंसी में है या नहीं है। जो एफसीएमआई मिलेंगे बैलेंस शीट डेट पे सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना है, उनको क्लोजिंग रेट पे लेकर आना है। जब आप उनको क्लोजिंग रेट पे लेकर आ जाओगे तो उससे एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस निकल कर आएगा। उस एक्सचेंज गेन एक्सचेंज लॉस को हम लोग पीनल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, कमिंग फॉरवर्ड एक छोटा सा एक्सेप्शन है। मैंने आपको सिखाया कि जो भी एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस आता है उसे अपने पास जो हम पीनल में डालते हैं। एक्सचेंज गेन मैंने यहां लिखा है, फिर चाहे एक्सचेंज गेन हो या एक्सचेंज लॉस हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, एक्सचेंज लॉस भी हो सकता है। एनीथिंग चाहे इनमें से हो, ये अपना पीनल में जाता है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, कुछ केसेस में ये पीनल में नहीं जाता। उसकी एक्सेप्शन को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है, ये आपके बेयर एक्ट के अंदर जो एएस आपका बेयर होता है उसमें पैरा नंबर 46A में इसके बारे में बताया गया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पैरा 46A। पेपर में आपको पैरा नंबर याद करने की जरूरत नहीं होती, पर क्योंकि इस एएस में हम स्पेशली किसी पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा।
तो पैरा नंबर 46A ये कहता है कि अगर आपने कभी भी कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है, फॉरेन लोन लिया है, लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन अपने आप में एक FCMI होता है। तो जो क्यों होता है? क्योंकि पहली बात ये एसेट लायबिलिटी है, दूसरी बात ये इसकी रियलाइजेशन फिक्स्ड है, और तीसरी बात ये फॉरेन करेंसी में। तो आपने एक फॉरेन लोन लिया जो कि लॉन्ग टर्म है, ध्यान रखना लॉन्ग टर्म होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर लॉन्ग टर्म नहीं होगा तो फिर ये एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई भी लोन शॉर्ट टर्म वॉट टर्म है तो उसका गेन लॉस पिनल में ही जाएगा, लेकिन अगर कोई लोन लॉन्ग टर्म है तो उसमें ये एक्सेप्शन आएगी। अब आपने जो ये लॉन्ग टर्म का लोन लिया है, फॉरेन लोन लिया है, ये आप दो पर्पस के लिए ले सकते हो। या तो आप किसी डेप्रिशिएबल एसेट के लिए ले सकते हो, या फिर आप किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए ले सकते हो। मान लीजिए मैंने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया, 5 साल का लोन लिया बिल्डिंग खरीदने के लिए, प्लांट एंड मशीन खरीदने के लिए, तो ये डेप्रिशिएबल एसेट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया कोई इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए, या मैंने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया अपने बिजनेस की ऑपरेशंस के लिए, वर्किंग के लिए, या मैंने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया लैंड के लिए, लैंड एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है, तो ऐसे केस में अगर आपने कभी कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, उस पे होने वाला अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस है जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की वजह से होगा, उस एक्सचेंज डिफरेंस को आप कॉस्ट ऑफ एसेट में ही एडजस्ट कर दोगे। इसका मतलब यह हुआ कॉस्ट ऑफ एसेट में एडजस्ट करने का कि अगर एक्सचेंज लॉस होगा तो आप उसे कॉस्ट ऑफ एसेट में जोड़ दोगे, और अगर एक्सचेंज गेन होगा तो आप उसे कॉस्ट ऑफ एसेट में माइनस कर दोगे। कुल मिला के देसी भाषा में बोलूं तो कैपिटलाइज कर दोगे। लेट्स से आपने अपने पास जो है एक कोई लोन लिया, ऊपर वाला एग्जांपल से बताता हूं। आपने अपने पास लोन लिया जो $700 का है, उस टाइम पे रेट 10 चल रहा था, ये एक लॉन्ग टर्म लोन है। अब बैलेंस शीट डेट पे दोस्त क्या हुआ, जो रेट अपने पास है वो 10 से 18 हो गया। इसका मतलब अगर आपका लोन की वैल्यू 10 से 18 पे पहुंच रही है तो लोन की कीमत बढ़ जाएगी। लोन की कीमत बढ़ने पे नुकसान होगा, तो एक्सचेंज लॉस को अपन डेबिट करेंगे और फॉरेन लोन को अपने पास हम क्रेडिट कर देंगे। $700 पे हमें ₹8 का नुकसान होगा, 5600 का नुकसान होगा। नाउ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नॉर्मली तो मैं इस एक्सचेंज लॉस को पीनल में डाल दूं, ओके, लेकिन अगर ये लोन मैंने किसी डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया था तो दोस्त फिर ये पीनल में नहीं जाएगा, फिर ये पीनल की जगह पे चले जाएगा पीपी में। मतलब इस एक्सचेंज लॉस को मैं पीपी के अंदर ही जाके एडजस्ट कर दूंगा, और गलती से अगर ये एक्सचेंज गेन होता तो मैं एंट्री ये कर देता, एक्सचेंज गेन टू पीपी। अब ऊपर वाले में मैं पीपी डेबिट कर रहा हूं तो यहां पे पीपी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, नीचे वाले में मैं पीपी को क्रेडिट कर रहा हूं तो यहां पे पीपी की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि भाई आपने डेप्रिशिएबल एसेट के लिए कोई लोन लिया हुआ है जो कि लॉन्ग टर्म लोन है, उस पे एक्सचेंज डिफरेंस आएगा तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है और वो एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, उस पे जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसको अपन एक सेपरेट अकाउंट में डालेंगे। ये सेपरेट अकाउंट का एक नाम है FCMITD अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। ये एक सेपरेट अकाउंट होता है। इस अकाउंट को हम लोग रिजर्व सरप्लस में दिखाते हैं अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में सेपरेटली, और वहां जाके हम लोग इसको शो करते हैं। अच्छा, मैंने नीचे लिख भी दिया है कि इसको रिजर्व सरप्लस में दिखाते हैं, ओके। नीचे मैंने इसके अंदर एक बात ये भी बता दी है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये पैरा नंबर 46 से अगर आपने एक बार यूज कर लिया, इसे आप रिवोक नहीं कर सकते, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कंपनीज एक्ट ने, AS 11 ने ये एक ऑप्शन दिया हुआ है कंपनीज को कि तुम चाहो तो एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज गेन को पिनल में डाल दो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन हम लोग तुम्हें दे रहे हैं, एक ऑप्शन हम तुम्हें दे रहे हैं कि तुम 46A पैरा अप्लाई कर सकते हो अगर तुमने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है और वो डेप्रिशिएबल एसेट या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है, तो तुम उस पे होने वाला एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज गेन जो है पीनल में ना डालकर या तो एसेट की कॉस्ट पर ही एडजस्ट कर दो, या फिर FCMITD अकाउंट के अंदर ही जाके आप इसको क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। अगर आपने ये मेथड यूज कर लिया तो जीवन भर फिर आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा, फिर आप इसको रिवोक नहीं कर सकते, ये आपने ध्यान रखना। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्त, मैंने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया जो $1000 का है, 1 मई को लिया, उस दिन पे रेट 60 चल रहा था। अब बताओ, जब इनिशियल रिकॉग्निशन होगी तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन या फॉरेन लोन। $1000 का लोन लिया ₹60 पे, तो 60,000 का लोन लिया, ओके। अब बैलेंस शीट डेट पे दोस्त क्या हुआ कि जो रेट है वो बढ़कर 65 हो गया। अगर मेरे लोन की फिगर उस टाइम पर 60 थी और अब बढ़ के 65 हो रही है, तो ₹5 से लोन बढ़ रहा है, वो मेरा एक्सचेंज लॉस होगा। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में करूंगा एक्सचेंज लॉस टू फॉरेन लोन, $1000 पे ₹5 का नुकसान, तो 5,000 का नुकसान अपने पास हो गया। नाउ द थिंग इज, आपने ये गौर से देखना है कि ये एक लॉन्ग टर्म लोन है। अब ये लॉन्ग टर्म जो लोन है ये 2 पर्पस के लिए हो सकता है।
दो पर्पस मतलब एक पर्पस हो सकता है कि डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, तो मैंने वो लिखा केस नंबर ए, अगर ये लोन एक डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया गया है तो इस एक्सचेंज लॉस को जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो पीपी के अगेंस्ट राइट ऑफ करूंगा, मतलब मैं पीपी की कॉस्ट के अंदर ही जाके इसको राइट ऑफ करूंगा, यानी मैं पीपी की कॉस्ट को ही कैपिटलाइज करूंगा, यानी पीपी के अंदर ये एक्सचेंज लॉस को हम लोग उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। केस नंबर बी, अगर ये लोन मैंने लिया था एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, तब इस एक्सचेंज लॉस को जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो वो राइट ऑफ हम लोग अपने पास एफसीएमआईटीडी अकाउंट के अंदर करेंगे इस तरह से, मतलब तब ये पीपी में नहीं जाएगा। अब इस एफसीएमआईटीडी अकाउंट में जब ये 5000 जाएगा, ये हमारा एक नेगेटिव आइटम की तरह शो होगा रिजर्व सरप्लस में, और हम इसको धीरे धीरे ट्रांसफर करते जाएंगे पीएनएल में ओवर लाइफ ऑफ लोन। मान लीजिए मेरा लोन 5 साल का है, तो मैंने आज तो एफसीएमआईटीडी में 5000 दिखा दिया, अब इस 5000 को 5 साल में डिवाइड करके हर साल हजार रुपए में अपने पीएनएल में राइट ऑफ करता जाऊंगा। इसका मतलब जो भी फिगर आप एफसीएमआईटीडी अकाउंट में दिखाते हो वो फिगर आपकी धीरे धीरे पीएनएल में जाती जाती है, जितने लंबे समय का लोन होता है उतने लंबे समय के अंदर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन ऑफ पैरा नंबर 46A। अब मैंने इस पूरे को ना समराइज कर दिया है, एक बार क्विकली आपको दिखाता हूं कि समरी जो है वो कैसे है, गौर कीजिएगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए हमने 3 स्टेप इसके पढ़े हैं, एक है इनिशियल रिकॉग्निशन, एक है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, एक है एक्सचेंज डिफरेंस। पहले बात करते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन की। दोस्त इनिशियल रिकॉग्निशन में सारे आइटम्स, ऑल आइटम्स, चाहे एफसीएमआई हो चाहे एफसीएमआई नहीं हो, दुनिया का हर कोई आइटम, जैसा मर्जी आइटम हो, हर आइटम स्पॉट रेट पे दिखाना है। अच्छा, जब आप इसको कर दोगे फिर आप सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे आते हो, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पर आके आपने चेक करना है कि क्या कोई आइटम एफसीएमआई है या कोई आइटम एफसीएमआई नहीं। अगर कोई आइटम एफसीएमआई है तो आपको उसको क्लोजिंग रेट पे दिखाना है, और अगर कोई आइटम एफसीएमआई नहीं है तो उसको बुक वैल्यू पे दिखाना है, मैंने ऐसा बताया था। अब इसमें भी एक फंडा है, थ्योरी में पूछ लेता कई बार, अगर कोई आइटम एफसीएमआई नहीं है, जैसे मैंने कहा पीपी, मैंने कहा इन्वेंट्री, मैंने कहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें दोस्त इनको आपने पढ़ा होगा। जैसे पीपी की बात करूं, पीपी को आप या तो कॉस्ट पे दिखा सकते हो या रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखा सकते हो, AS 10 के अंदर पढ़ा हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को अगर उसमें करंट इन्वेस्टमेंट है तो या तो कॉस्ट पे दिखा सकते हो या फेयर वैल्यू पे, और इन्वेंट्री को AS 2 में आपने पढ़ा हुआ है या तो कॉस्ट पे एनआरवी पे। तो ये जो एसेट्स हैं, अगर आप इनको कॉस्ट पर शो कर रहे थे तो अब आप इनको बुक वैल्यू पे ही शो करते चलोगे, मतलब चेंज नहीं करोगे, इनकी जो भी बुक वैल्यू आ रही होगी उसी पे दिखाओगे। लेकिन अगर आपने इसको रिकॉर्ड करा हुआ है एनआरवी पे या फेयर वैल्यू पे या रीवैल्यूड फिगर्स पे, तो फिर आप इनको भी चेंज करोगे। इनको भी चेंज कैसे करोगे? क्लोजिंग रेट पे करोगे। दोबारा मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे लगता है ये बात आपका अटेंशन जो डिमांड करती है, प्लीज बात को समझिएगा। मैंने कहा दोस्त जब इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे ऑल आइटम्स को स्पॉट रेट पे लेके चलना है, बात खत्म हो गया। मैंने कहा दोस्त जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है तो पहले चेक करो कि क्या कोई आइटम एफसीएमआई है या एफसीएमआई नहीं है। अगर एफसीएमआई है तो ये तो क्लोजिंग रेट पे होगा, अगर एफसीएमआई नहीं है तो अब आपने दो बातें ध्यान रखनी है। क्या जो आइटम एफसीएमआई नहीं है वो कॉस्ट फिगर्स पे शो हो रहा था? अगर वो कॉस्ट फिगर पे शो हो रहा था तो हम इनको उन्हीं बुक वैल्यूज पर ही रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब है मैंने इनकी वैल्यू मार्केट वैल्यू के कंटेक्स्ट में नहीं दिखाई है, जो थी मैंने वही दिखाई है, तो इनको हम लोग अपने पास बुक वैल्यू पे शो कर देंगे। लेकिन अगर कोई आइटम एफसीएमआई नहीं है और उसको आपने एनआरवी पे दिखा रखा है, जैसे इन्वेंट्री, आपने फेयर वैल्यू पे दिखा रखा है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स हो गई, आपने रीवैल्यूड फिगर्स पे दिखा रखा है, जैसे पीपी हो गया, तो फिर इनको भी आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके ऊपर? क्लोजिंग रेट के ऊपर। तो नॉन एफसीएमआई को भी मैं क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट कर दूंगा सिर्फ तब अगर मैंने उनको पहले रीवैल्यूड फिगर्स पे, एनआरवी पे, या फिर मैंने उनको अपने पास फेयर वैल्यू पे दिखाया था। ये बात ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपसे एमसीक्यू के अंदर ये बात पूछी जा सकती है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मैंने यहां पे लिख दिया। अच्छा, फिर हमारा जो आखिरी मुद्दा था वो ये था कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा दोस्त उसको जर्नली पीनल में डालते हैं। ये जो जर्नली हम एक्सचेंज डिफरेंस पीनल में डालते हैं ये पैरा नंबर 13 है AS 11 का। तो जो आप जर्नली पीनल में डाल रहे हो वो पैरा नंबर 13 है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है? पैरा नंबर 46 से एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन अपने पास जो है लिया हुआ है, तो कोई लॉन्ग टर्म लोन आप लेके बैठे हो, लॉन्ग टर्म एफसीएमआई अपने पास जो आप वो लेके बैठे हो, और अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है तो वो कॉस्ट ऑफ पीपी में एडजस्ट हो जाएगा, और अगर वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया गया है तो फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा एफसीएमआई टीडी अकाउंट। इट इज कंप्लीट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से इतना ही है। कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं आईसीआई स्टडी मैट के, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने मार्क करे हुए हैं उनको एक बार क्विकली चेक करते हैं।
आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है क्लासिफाई करो फॉलोइंग आइटम्स को मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी। सबसे पहले इन्वेंट्री, क्या ये एसेट लायबिलिटी है? जी बिल्कुल है। क्या इसकी रियलाइजेशन जो है वो फिक्स्ड है? तो जनाब रियलाइजेशन फिक्स नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री कितने की बिकेगी मुझे थोड़ी ना पता है। कल को उसकी डिमांड कम हो गई तो मुझे सस्ते में बेचना पड़ेगा, और कल को उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हो सकता है मैं ज्यादा में भी बेच दूं। तो यहां पे एक कंडीशन पिट गई, इसका मतलब ये एफसीएमआई नहीं है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल, क्या ये अपने पास एसेट लायबिलिटी है? एसेट है। क्या रियलाइजेशन फिक्स्ड है? बिल्कुल है। क्या ये फॉरेन करेंसी के अंदर है? जी ये भी है, तो ये एफसीएमआई हो गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, क्या ये एसेट लायबिलिटी है? जी बिल्कुल है। क्या इसकी रियलाइजेशन फिक्स्ड है? जी ये नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर एक इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, परमानेंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जनाब अगर परमानेंट इन्वेस्टमेंट है तो ये कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होती है, और अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है। नाउ द थिंग इज, इसकी रियलाइजेशन फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कितने पे बिकेगी। इसलिए जब रियलाइजेशन फिक्स नहीं है, एक कंडीशन पिट गई, तो ये एफसीएमआई नहीं होगा। एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्या ये एसेट लायबिलिटी है? जी है। क्या रियलाइजेशन फिक्स्ड है? जी वो भी नहीं है, क्योंकि कितने का बिकेगा मुझे नहीं पता, तो ये कंडीशन पिट गई, इसका मतलब एफसीएमआई नहीं है। तो सिर्फ एक ही आइटम यहाँ पे एफसीएमआई है, वो है ट्रेड रिसीवेबल। ओके चलिए, दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये इन्होंने बताया है मॉनिटरी है, बाकी मॉनिटरी नहीं है। पेपर में रीजन आपको देना पड़ेगा, इन्होंने रीजन नहीं दिया। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। कहता है कि जनाब आपने गुड्स परचेज करे, कब परचेज करे? 1 जनवरी को $15,000 के, तब रेट 75 चल रहा था। दोस्त अगर आप गुड्स को परचेज करोगे, सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन होगी। ये चेक करें, मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन करी हुई है। 1/1/X1 को मैंने परचेज टू क्रेडिटर एंट्री पास कर दी। $15,000 का माल लिया 75 रेट पे, तो 11,25,000 का मैंने माल लिया। सिंपल। आगे, अब साल खत्म होने पर रेट हो गया 74, तो आपने सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करनी पड़ेगी। पर सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन जो आपने करनी है वो सिर्फ एफसीएमआई की करनी है। तो पहले आपने ये देखना पड़ेगा कि क्या जो मैंने ये 2 अकाउंट खोले हैं, परचेज और क्रेडिटर, इन दोनों में से अपने पास एफसीएमआई कौन है? भाई परचेज तो इनकम एक्सपेंस हो गया, तो ये तो एफसीएमआई नहीं है। पर क्रेडिटर एक एफसीएमआई है, क्योंकि एसेट लायबिलिटी है, रियलाइजेशन फिक्स्ड है और फॉरेन करेंसी में है। तो क्रेडिटर्स को आपने सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज करना है। पहले 75 पे था, अब आपने 74 पे लेना है, तो आपने ₹1 से क्रेडिटर को कम करना है। क्रेडिटर कम करना फायदा होता है, तो एंट्री पास हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू एक्सचेंज गेन। 15,000 पे हम ₹1 के मुताबिक कम करेंगे तो 15,000 का फायदा हो गया। नाउ द थिंग इज, ये कोई लोन वाला एफसीएमआई नहीं है, ये एक बेसिक क्रेडिटर वाला एफसीएमआई है। तो इसके ऊपर जो भी एक्सचेंज गेन वगैरह होगा, एक्सचेंज लॉस होगा, उसको हम पिनल में डाल देंगे। तो 31 मार्च पर ये जितना भी एक्सचेंज गेन वगैरह होगा ये पिनल में जाएगा। ये पैरा नंबर 13। ओके, अब एक खास बात यहां पे क्वेश्चन में बोली हुई है, इसको समझिएगा दोस्त। एक्चुअल पेमेंट मैंने करी 7 जुलाई को 73 पे, 73 रेट पे। तो 7 जुलाई को जो एंट्री है वो क्या होगी? 7 जुलाई 2000X1 को। देखिए अब 7 जुलाई को एंट्री कैसे होगी, प्लीज ध्यान से समझिएगा। क्रेडिटर को एंट्री हम कर रहे हैं पे करने की, तो एंट्री बनती है क्रेडिटर टू बैंक। अब सबसे पहले ये सोचो क्रेडिटर बचे कितने हैं। बाबू क्रेडिटर को जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो मैंने 11/25 पे रिकॉर्ड किया था, फिर मैंने क्रेडिटर को 15 से कम कर दिया क्योंकि सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज हुआ। तो 11/25 पे रिकॉर्ड हुआ, 15 से कम कर दिया, यानी आज की तारीख में क्रेडिटर 11,10,000 है, ये मैंने लिखा। अब इनकी मैं पेमेंट कर रहा हूं 73 के रेट के मुताबिक, तो $15,000 का सामान लिया था, 73 के मुताबिक पेमेंट करूंगा, यानी 10,95,000 की पेमेंट करूंगा। तो 11/10 के बदले में 10,95 की पेमेंट कर रहा हूं, फिर से मेरे पास ₹15,000 बच गए, वो मेरा एक्सचेंज गेन हो गया। इस एक्सचेंज गेन को भी मैं उठा के किस में डाल दूंगा? पीनल में। बट क्योंकि ये अगले साल की एंट्री है तो ये एक्सचेंज गेन अगले साल में जाएगा। ये वाला एक्सचेंज गेन जो गया ये पिछले साल में गया, X1 वाले साल में। ओके, लेकिन ये जो एक्सचेंज गेन अपने पास है, ये वाला एक्सचेंज गेन अपने पास पीनल में जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं, ये वाला एक्सचेंज गेन हमारे पास जब पीनल में जाएगा, ये 31 मार्च X2 वाले ईयर में जाएगा, क्योंकि पेमेंट अगले साल में हुई है, तो ये 15,000 का। और मेरे क्वेश्चन ने ना मेरे से यही पूछा था, मैं आपको दिखा देता हूं। पढ़े क्वेश्चन ने क्या कहा था? असरटेन करो लॉस और गेन जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च X1 में जाएगा, X2 में जाएगा। तो X1 वाले में भी 15,000 गया और X2 वाले में भी 15,000 गया। बस सिंपल, ये आपके पास क्वेश्चन था। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपको करके दिखाना होगा। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलीम लिमिटेड ने $डॉलर में बोरो करा 4.5 लाख। दोस्त एक तो ना इसको हमेशा ध्यान रखना कि जो आप बोरो कर रहे हो उसकी फिगर रुपीज में दी हुई है या डॉलर्स में। कभी कभार फंसाने के लिए रुपीज में दे देता है, तो बच्चा ध्यान नहीं देता, उस पर गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, 4.5 लाख का आपने इसको अपने पास जो है लिया हुआ है, और साथ में ये 1/1 X1 को लिया है।
विच विल बी रीपेड ऑन 31 जुलाई। लो भाई, एक एक को लिया, 31 जुलाई को रीपे करेंगे। तो ये लोन आपने मात्र अपने पास 7 महीने के लिए लिया है, तो 7 मंथ का लोन है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म लोन है। तो पैरा नंबर 46 लगा के मत बैठ जाना। पैरा नंबर 46 क्यों नहीं? क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन है, और अगर ये लॉन्ग टर्म लोन होता तो फिर मैं पैरा 46 लगा सकता था। अच्छा, कलीम लिमिटेड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च पे बनाएंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज अपने पास जो दिए हुए हैं, जब लोन लिया तब ये है, जब अपने पास पेमेंट का दिन है वो ये रेट है, और साथ में जब अपने पास बैलेंस शीट का दिन आ गया तो वो ये है। पहले मुझे बताओ, जिस दिन मैं लोन लूंगा उस दिन एंट्री होगी बैंक टू बैंक लोन। ये लीजिए, पहले दिन पे एंट्री हो गई बैंक टू बैंक लोन। $4.5 लाख का लोन लिया, 48 पे इतना इतना रिकॉर्ड कर दिया बेसिक। अब मार्च 31 पे मुझे इसकी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करनी है, तो वो करने से पहले आपने ये चेक करना पड़ेगा कि बैंक और फॉरेन लोन में से एफसीएमआई कौन है। कौन है? ध्यान देना, बैंक और फॉरेन लोन में से एफसीएमआई कौन है? दोनों है। आई रिपीट, दोनों है। लेकिन जब मैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करूंगा तो भूल मत जाना, सिर्फ फॉरेन लोन की करूंगा, बैंक की नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन लोन लिया होगा उसी दिन पे बैंक का बैलेंस समाप्त हो चुका होगा, तो बैलेंस शीट डेट पर मेरा बैंक बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता होगा, इसलिए उसकी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मुझे नहीं देनी। मैं सिर्फ लोन की सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन दूंगा, वो भी कैसे? 48 पे लिया था, 49 पे दिखाना है, तो लोन की कीमत ₹1 से बढ़ानी है। जब लोन की कीमत ₹1 से बढ़ाऊंगा तो नुकसान होगा। ये देखिए, नुकसान की एंट्री पास कर देंगे, एक्सचेंज लॉस टू फॉरेन लोन। आप चाहो तो एक्सचेंज डिफरेंस भी लिख सकते हो, पर एक्सचेंज लॉस इज अ बेटर वर्ड। 4.5 लाख पे ₹1 का नुकसान, तो ये अपने पास 4.5 लाख का नुकसान हो। अब क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन है तो इसको उठा के पूरा पूरा पिनल में डालेंगे। ये लीजिए, अपने पास पूरा पूरा उठा के हम लोग इसको पिनल में डालेंगे। ये इन्होंने अपने पास यहाँ पे दिखाया नहीं है, पर आप लोग ना दिखा देना, मैं यहीं पे लिख देता हूं। ये जो एक्सचेंज लॉस आया ये पिनल में चले जाएगा, 4.5 लाख। अच्छा, फिर हमारी जो पेमेंट के दिन है वो आ गया। अब इसको समझते हैं। चले जरा मुझे बताइए, लोन आपने जो रिकॉर्ड किया था दोस्त 2160 पे किया था, अब आपने लोन की कीमत 4.5 लाख से बढ़ा दी। 2160 पे रिकॉर्ड किया था, 4.5 लाख से बढ़ा दी, तो आज के दिन जो आपके पास लोन हो गया वो अपने पास हो गया इतने का। अच्छा, 2160 नहीं है 216 लाख है। तो 216 लाख पे जो आपने लोन लिखा था वो 450 से बढ़ा दिया, तो अब 220-50 हजार हो गया। आज आप इसकी पेमेंट कर रहे हो, तो जो आप पेमेंट कर रहे हो $4.5 लाख का लोन था, इसकी पेमेंट आप 49.50 के मुताबिक कर रहे हो, क्योंकि पेमेंट वाले दिन पे ये रेट चल रहा है, तो इतनी पेमेंट करी। इतने लोन की इतनी पेमेंट करी तो पेमेंट ज्यादा करी, तो फिर से एक्सचेंज लॉस निकल कर आ गया 225। और ये जो एक्सचेंज लॉस होगा इसको भी हम लोग पीनल में डाल देंगे, पर ये अगले साल डालेंगे क्योंकि ये ट्रांजेक्शन अगले साल की है, तो ये पूरा पूरा 225 हमारा पीनल में चले जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ट्रांजेक्शन जिस साल में हो रही है उस साल में आप उसको पीनल में जाके दिखाओगे, तो थोड़ा ईयर का ध्यान रखना। चलिए और देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 8, दिस इज EQ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन अगेन। ए लिमिटेड ने परचेज करा फिक्स्ड एसेट्स 3000 लाख का, प्लीज ध्यान दीजिएगा रुपीज लिखा है, ऑलरेडी रुपीज में कन्वर्ट करके दिया है, भूल मत जाइएगा, ठीक है। ऑन फर्स्ट ये, एंड द सेम वाज फुली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन करेंसी लोन। लो भाई, हमने एक फिक्स्ड एसेट परचेज करा है, फिक्स्ड एसेट एक डेप्रिशिएबल एसेट है। हमने एक लोन लिया है, लोन की पेमेंट भी 3 सालाना किस्तों में करनी है। ले बेटा, 3 सालाना किस्तों में अगर पेमेंट करनी है तो ये लोन भी एक लॉन्ग टर्म लोन बन गया। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे हिंट देता है, लोन लिया है, लॉन्ग टर्म है क्योंकि 3 साल में पेमेंट करनी है, और फिक्स्ड एसेट के लिए लिया है मतलब डेप्रिशिएबल एसेट है, तो पैरा नंबर 46 लग सकता है, 46A लग सकता है, और वो भी डेप्रिशिएबल एसेट के मुताबिक लगेगा। अच्छा चलिए आगे बोलता है, कहता एक्सचेंज रेट जब आपने लिया था उस टाइम पे चल रहा था 40, और एक्सचेंज रेट साल खत्म होने पे अपने पास हो गया 42.5। साल खत्म दिसंबर में हो रहा है, मतलब कैलेंडर ईयर है। कह रहा पहली इंस्टॉलमेंट पे हो रही है 31 दिसंबर को, उसी दिन पे पहली इंस्टॉलमेंट पे हो गई जिस दिन पे साल खत्म हो रहा है। कह रहा इंटायर डिफरेंस जो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज का है इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज करने का मतलब है जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आया इन्होंने पीपीई की कॉस्ट में जाके ऐड कर दिया, मतलब इन्होंने पैरा नंबर 46A अप्लाई करा है। डेप्रिशिएबल एसेट अगर होता है तो हम वैसे ही पीपीई की कॉस्ट में जोड़ते हैं, तो इन्होंने अप्लाई करा है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। आपसे कह रहा है कैसे आप इन ट्रांजेक्शंस को अकाउंट करोगे। आइए सबसे पहले एक बात को समझते हैं, 3000 लाख हमें ये रुपए में दिया हुआ है, उस दिन पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा था 40 चल रहा था, तो अगर मैं इसको रुपीस वाली वैल्यू को 40 से डिवाइड कर दूं, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जब डॉलर में अपने पास खरीदा था तो कितना खरीदा था। डॉलर में मैंने लिया होगा 75 लाख के हिसाब से। अब एंट्री पास करना शुरू करते हैं। 1 जनवरी को जब मैंने ये लोन लिया तो लोन लेने की एंट्री होगी बैंक टू बैंक लोन। अब जब मैं बैंक टू बैंक लोन एंट्री करूंगा तो कैसे करूंगा, 75 लाख का मैंने डॉलर का लोन लिया, उस दिन 40 रुपए का रेट चल रहा था, तो 3000 लाख का मैंने लोन ले लिया। अब मजे की बात जो मैं आपको अभी तक समझा रहा था ये वही कंसेप्ट है।
दोस्त जैसे ही मैंने लोन लिया, लोन लेते ही मैंने फिक्स एसेट खरीद लिया, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि लोन लेते ही ना ये जो बैंक बैलेंस है ये यूज हो जाता है, तो बैलेंस शीट डेट पे बैंक बैलेंस बच ही नहीं रहा मेरे पास, जो लोन का पैसा आया था। हाँ, जो पहले का आपके पास एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस है वो पड़ा होगा, लेकिन जो लोन लेकर पैसा आया वो नहीं बचा होगा, इसलिए मैं इसकी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन नहीं करता। तो कभी पेपर में पूछे बैंक एफसीएमआई है, लेकिन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इसकी नहीं होगी, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, फिर आपने फिक्स एसेट जो परचेज कर लिया, ये एक डेप्रिशिएबल एसेट है, मैंने यहां पे लिख दिया है। अब मजे की बात, जब आप साल के आखिरी में पहुंचोगे 31/3 पे, इसको थोड़ा ध्यान देना, जब आप साल के आखिरी में पहुंचोगे, आपने 3 में से एक किस्त पे कर दी, तो पहले किस्त पे करने की एंट्री करो। किस्त पे करने की एंट्री होगी फॉरेन लोन टू बैंक। कैसे किस्त निकालें? $75 लाख का लोन है, 3 किस्त हमने पे करनी है इक्वल, तो मैं इसकी 1/3 मतलब कि एक किस्त पे कर रहा हूं, और जब मैं इस किस्त को पे कर रहा हूं उस दिन पे जो रेट चल रहा है वो अपने पास 42.5 का जो रेट है वो चल रहा है, ये रेट चल रहा है। तब मुझे बताइए, अगर 42.5 का रेट चल रहा है तो मैं उसके मुताबिक इसकी पेमेंट करूंगा, यानी कि 1000 लाख का जो लोन है, ये 1000 लाख कैसे आया? 3000 लाख में 1/3 की पेमेंट हो रही है, तो 1000 लाख के लोन की पेमेंट हो रही है, पर इतने रेट पे हो रही है। बताओ, 1000 लाख के लोन की पेमेंट 1062 की हिसाब से पेमेंट होगी, तो 62.5 में ज्यादा दे रहा हूं, जो 62.5 में ज्यादा दे रहा हूं वो मेरे पास मेरा एक्सचेंज लॉस निकल कर आ जाएगा, ये आ गया। अब इस एक्सचेंज लॉस को अपने पास अपन क्या करेंगे? इस एक्सचेंज लॉस को हम लोग अपने पास जो हमारा पीनल है हम उसमें डाल सकते हैं, या फिर जो पीपी जो अपने पास एसेट है उसकी कॉस्ट में डाल सकते हैं। बट इसके अलावा इसी दिन पर हम लोग जो बाकी का फॉरेन लोन है उसको सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज भी करेंगे। तो बताओ, 75 लाख का लोन है, उसका 2/3 हिस्सा बचा, और अब वो अपने पास 2.5 से बढ़ गया। 2.5 से क्यों? क्योंकि 40 की जो वैल्यू थी वो इनिशियल थी, और साल खत्म होने पे वैल्यू 42.5 है, तो 2.5 से बढ़ गया, तो हमने उसके ऊपर भी उसका जो एक्सचेंज लॉस है वो लिख दिया। तो मेरा बताओ टोटल एक्सचेंज लॉस जो कितना निकल कर आया? टोटल एक्सचेंज लॉस हो गया एक 62.5 और एक हो गया 125, तो टोटल एक्सचेंज लॉस दोस्त हमारे पास हो जाता है 187.5। इस 187.5 को हम लोग अपने पास जो है फिक्स एसेट की कॉस्ट में डाल देंगे, अगर 46A को हमने लगाया, और अगर 46A को हमने नहीं लगाया होता तो फिर मैं इस पूरे को उठा के पिनल में डाल देता। यहां पे ना खास बात यह है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। दोस्त 1 जनवरी को जब आपने अपने पास लोन लिया 3000 लाख का, 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है, और 31 दिसंबर को ही सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी करनी है और पेमेंट भी करनी है। तो मुझे बताओ, एक तो एंट्री में करूंगा पे करने की, क्योंकि 1/3 किस्त पे हो रही है, और एक जो मैं 2/3 बचा होगा उसको सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करूंगा। दोस्त जब मैं पेमेंट करने गया तो फॉरेन लोन टू बैंक एंट्री मैंने पास करी, इसमें भी एक्सचेंज लॉस बचा, यहां पे आया, और जब मैंने सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज कर दिया तो उस केस में मेरी एंट्री हो गई थी एक्सचेंज लॉस टू फॉरेन लोन, जो मेरा 2/3 बचा था। तो मेरे पास एक्सचेंज लॉस दो आए, एक ये आया एक ये आया। इन दोनों एक्सचेंज लॉस को अगर 46A अप्लाई करा तो पीपी के अंदर जाके डाल देंगे, और अगर 46A अप्लाई नहीं करा तो फिर पीपी की जगह पे पिनल में जाके इसको डाल देंगे। ये इसका फंडा था। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, बट बच्चों को अपने पास लैंग्वेज में थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। कई बच्चे कहते हैं कि सर जब इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया है, मतलब फिक्स एसेट की कॉस्ट में डाल दिया है, तो आप 46A अप्लाई नहीं हुआ वाला ट्रीटमेंट क्यों लिख रहे हो? दोस्त हम लोग पेपर में ना हमेशा दोनों बातें लिखेंगे। हम 46A अप्लाई हुआ तब क्या होगा वो भी लिखेंगे, और हम जब 46A अप्लाई नहीं हुआ तब क्या हुआ हम वो भी लिखेंगे, ठीक है? तो दोनों बातें लिख कर आनी है। अच्छा, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये इसी तरह से है। हमने एक $, अब $, बोल रहा है मतलब लोन डॉलर्स की फॉर्म में लिया 1 अप्रैल को 5% पर एनम पे एनुअल इंटरेस्ट, और एक्वायर करा डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, ठीक है। इनकी जो अपने पास है पेमेंट हम लोग जब करेंगे, उसने कुछ बताया नहीं है कि कब करेंगे, तो हम लोग अपने पास मान के चल रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म लोन है, ये लो जी, एक लॉन्ग टर्म लोन है। अब लॉन्ग टर्म लोन है डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, तो 46A लग सकता है। अच्छा, 5% का इस पे ब्याज भी दे रखा है। कह रहा जब लोन हम लोगों ने लिया तो उस टाइम पे रेट ये चल रहा था, जब साल खत्म हुआ तब रेट ये हो गया। ओके, आपसे कह रहा है जर्नल एंट्री पास करो। सबसे पहला, अगर 46A अवेल नहीं हुआ, ले भाई, अगर 46A अवेल नहीं हुआ तो जितना भी एक्सचेंज लॉस या गेन आएगा वो उठा के हम लोग डाल देंगे पिनल में। आइए जरा एंट्री चेक करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने लोन लिया, तो लोन लेने की एंट्री बैंक टू बैंक लोन, कितने का लोन लिया? $10,000, 48 के मुताबिक 480। अब दोस्त ये बात ध्यान रखना, अगर आप लोन ले रहे हो और इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है तो इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट साल के आखिरी में पे होगा। 1 अप्रैल को लोन लिया, साल खत्म होगा 31 मार्च को, अब आप इंटरेस्ट पे करोगे। इंटरेस्ट पे करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट टू बैंक। इसने इंटरेस्ट को अपने पास फाइनेंस कॉस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में जाता है पीनल में, तो आप ये भी लिख सकते हो।
तो $10,000 का लोन है, 5% उस पर हमें इंटरेस्ट लगाना है पूरे साल के लिए, और साल के आखिरी में इंटरेस्ट लगाना है, तो फिर जो साल के आखिरी में रेट चल रहा है वो लगाना पड़ेगा। तो 51 चल रहा है, उससे हमारा इंटरेस्ट ये निकल कर आ गया। अब मजे की बात, हमें सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना है इस फॉरेन लोन को, क्योंकि FCMI है। तो 48 से 51 हो गया, मतलब ₹3 से बढ़ गया, ये नुकसान है। तो एक्सचेंज लॉस टू फॉरेन लोन, ये देखो इन्होंने यहां पे करा हुआ है, $10,000 है, ₹3 से बढ़ गया तो 30,000 का नुकसान हो गया। अब मजे की बात, ये जो 30,000 का नुकसान है ये पीनल में जाएगा, क्यों? क्योंकि 46A इन लोगों ने अप्लाई नहीं किया। ये पहला केस है। अब दूसरा केस पढ़े। दूसरे केस में कहता है कि 46A इन्होंने अवेल कर लिया, तो पूरी की पूरी एंट्री सेम रहेंगी, बस आखिरी में जो एंट्री है जो पीनल में गया, वो पीनल में ना जाके एसेट की कॉस्ट में चले जाएगा। ये देखिए, पहली एंट्री बिल्कुल सेम, दूसरी एंट्री बिल्कुल सेम, तीसरी एंट्री भी बिल्कुल सेम, पर अब की बार जो ये एक्सचेंज लॉस आया दोस्त, इस एक्सचेंज लॉस को हम लोग उठा के पीपी में डाल देंगे, क्योंकि 46A एप्लीकेबल हो गया और ये डेप्रिशिएबल एसेट के लिए। अच्छा सर, तीसरा केस भी दिया हुआ है, वो देखो। तीसरा केस कहता है कि लोन लिया गया था टू फाइनेंस द ऑपरेशंस एंड नॉट टू प्रोक्योर अ डेप्रिशिएबल एसेट। इसमें कह रहा है कि आपने एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लोन लिया, तो लोन तो लॉन्ग टर्म है और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है, तो ये अल्टीमेटली FCMI TD अकाउंट में जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं एंट्रीज में। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम लोन लेने की, इंटरेस्ट की एंट्री बिल्कुल सेम, लॉस की एंट्री बिल्कुल सेम। अब देखो, जो 30,000 का लॉस है हमने डाल दिया FCMI TD अकाउंट में। उन्होंने नीचे ये लिखा हुआ भी है कि अगर वो लोग इसको यूज नहीं करते तो फिर हम इसको अपने पास सीधा उठा के पीनल के अंदर भी दिखा सकते हैं। और एक खास बात, ये जो 30,000 FCMI TD अकाउंट में गया, ये ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट या ओवर द लाइफ ऑफ द लोन पीनल में जाता रहेगा। अब मुझे नहीं पता कि लोन की लाइफ कितनी है, मान लो कि मेरी लोन की लाइफ 5 साल है, तो मैं 30,000 को 5 से डिवाइड करके हर साल पीनल में कितना राइट ऑफ करते चलूंगा, 6,000। उन्होंने इसके लिए नीचे एक नोट डाला हुआ है, आप अगर पेपर में ये नोट नहीं भी डालोगे, खाली एंट्रीज करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने एट द एंड एंट्रीज ही मांगी है, बट एडिशनल दिया हुआ है तो हमने इसको कर लिया। ओके, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। कहता है मॉनिटरी आइटम क्या होते हैं, अभी मैंने बताया आपको, मॉनिटरी आइटम वो सारे एसेट लायबिलिटीज हैं जिनकी रियलाइजेशन फिक्स्ड है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो फॉरेन करेंसी में है तो फिर वो फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम बन जाएंगे। कुछ एग्जांपल लिखकर आइएगा कि FCMI कौन होता है, कुछ एग्जांपल लिखकर आइएगा जो FCMI नहीं होता है। इसमें आप थ्योरेटिकल में ये भी बताकर आइएगा कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन जब हम करते हैं तो फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम की तो क्लोजिंग रेट पे करते हैं, लेकिन जो फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम नहीं है उसके भी 2 चार्ट बन जाएंगे। अगर वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड हो रहे थे तो बुक वैल्यू पर आएंगे, और अगर वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे, वो रीवैल्यूड फिगर्स पे हो रहे थे, NRV पे हो रहे थे, फेयर वैल्यू पे हो रहे थे, तो फिर उनको भी हम क्लोजिंग रेट पे लेंगे, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको लिखना चाहिए। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन NIFO एंड IFO एज पर AS 11, ये भी हमने पढ़ा नहीं है, अभी जब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में तब इसकी हम बात करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, इसको देखते हैं। कहता है ये बताइए क्या ट्रीटमेंट होगा इन दी फॉलोइंग केसेस एज पर AS 11। सबसे पहला, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर एक अमाउंट है जो उमेश से मिलनी है 5 लाख रुपए की। दोस्त 5 लाख रुपए ना रुपए में दिया हुआ, ये ध्यान रखना। अच्छा, जो कि हमने रिकॉर्ड किया था एक रेट ऑफ एक्सचेंज पे, जब रेट क्या चल रहा था, 58.5 चल रहा था। ओके, फिर एक ट्रांजेक्शन है, हमने लोन लिया US कंपनी से अमाउंटिंग टू 60 लाख। लो भाई, ये 60 लाख भी अपने पास रुपीस में दिया हुआ है, ठीक है। आगे कहता है इट वाज रिकॉर्डेड एट 55.6, और कह रहा है जो अपने पास बैलेंस शीट दिन पे रेट चल रहा है वो 61.2 चल रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास रेट चल रहा है। अब हम लोगों को इसको बताना है कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इनकी डॉलर की फिगर निकालते हैं। दोस्त 5 लाख रुपए उमेश से मिलने हैं, जब रिकॉर्ड किया था 58.5 पे किया था। अब एक कॉमन सेंस लगाना, 58.5 पे मैंने इनको रिकॉर्ड किया है, ये रहा, और मैं आगे बैलेंस शीट डेट पे जब गया तो इसकी रेट की कीमत 61.20 हो गई। रिसीवेबल एक एसेट है, 58.5 से 61.2 हो गया, तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। एसेट की वैल्यू बढ़ने से गेन होगा, कितने का गेन होगा इसको निकाल लेंगे। तो 5 लाख डिवाइड बाय अपने पास 58.5, ये डॉलर्स आएंगे, और 61.2 माइनस 58.5, इतने का मेरा गेन होगा। जब आप निकालोगे ये इतने रुपए का गेन आ जाएगा। ये जो मेरा गेन अपने पास है इसे मैं उठा के डाल दूंगा पीनल में, क्योंकि ये रिसीवेबल्स वगैरह का गेन है, ये डेप्रिशिएबल एसेट या लोन वोन के ऊपर नहीं है। अच्छा, फिर जब मैंने लोन लिया, अब लोन की बात करें, लोन मैंने 60 लाख का लिया है, रिकॉर्ड किया था 55.6 पे, ये लीजिए। अब मैंने 60 लाख का लोन लिया है, रिकॉर्ड करा 55.6 पे। अब 55.6 वाला लोन भी 61.2 का हो गया, तो लोन की कीमत बढ़ गई। बाबू अगर लोन की कीमत बढ़ गई तो लॉस है, तो 61.2 से 55.6 हो गया, इसका मतलब लोन की कीमत बढ़ गई, ये हमारा लॉस है। दिस डिवाइड बाय दिस करके डॉलर आएंगे, और डॉलर को लॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सचेंज लॉस आएगा। अब ये एक्सचेंज लॉस 2 प्रकार से बढ़ सकता है। पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म लोन का है,
मैं इसको लॉन्ग टर्म लोन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पेमेंट की कोई डेट नहीं दी, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 1 साल बाद ही पे होगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म लोन है। और लॉन्ग टर्म लोन दो तरह से हमारे पास जा सकता है। एक तो अपने पास किसके अंदर जाएगा, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, और एक नॉन डेप्रिशिएबल के लिए। इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन करा हो कि ये किसके लिए लिया था, कुछ बताया नहीं किसके लिए लिया था, तो मैं आपको वैसे बता देता हूं। अगर ये एक लॉन्ग टर्म लोन है और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है तो ये एफसीएमआई टीडी अकाउंट में जाएगा। और अगर ये एक लॉन्ग टर्म लोन है डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है तो ये पीपीई की कॉस्ट में जाएगा, पीपीई की कॉस्ट में। और अगर मान लीजिए ये लॉन्ग टर्म लोन है ही नहीं, ये एक शॉर्ट टर्म लोन है, और शॉर्ट टर्म लोन अपने पास हमने कोई लिया है, फिर चाहे वो किसी मर्जी चीज के लिए हो, तो फिर हम इसको किस में डाल देंगे, पीनल। तो दिस इज द होल केस। ये आपके पास केस सिनेरियो अपने पास एक क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन, ये आपके पास आपको ध्यान रखना है। फिर आपके पेपर में बड़े बढ़िया बढ़िया सवाल आए हुए हैं। ये आपके पास May 23 सीए इंटर का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आया था। एक ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन में अपने पास कुछ खास नहीं है, बट दिस क्वेश्चन इज समवेयर टू द रिलेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एडवांस अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं बनता, पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से बनता है, बट फिर भी पेपर में आया हुआ है तो मैंने सोचा अलग क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको डिस्कस करा दे। देखें, कहता है जी, ट्रैवल लिमिटेड एक इंडियन इंपोर्टर है। ये इंपोर्ट करता है गुड्स फ्रॉम ट्रू व्यू लिमिटेड सिचुएटेड एट लंदन। लंदन से माल मंगवाते हैं। ट्रैवल लिमिटेड ने के पास पेबल है, पेबल मतलब क्रेडिटर्स, 50,000 पाउंड्स, जो कि ट्रू व्यू को देने हैं 31 मार्च। एंड ट्रू व्यू लिमिटेड ने ट्रैवल लिमिटेड को फॉलोइंग 2 ऑप्शन दिए। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले पेबल है 50,000 पाउंड जो हमें पे करना है। अब उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, हाथ के हाथ पे कर दो, और अगर आप पे करोगे तो आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ट्रैवल लिमिटेड हमसे कह रहा है कि आप एक बार ही पे कर दो और अपने पास 1% हम लोगों को जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्त, हम लोगों को 1% का डिस्काउंट मिलेगा अगर हम लोग इसको आज के आज पे कर देंगे, और अगर हम इसको 6 महीने बाद पे करेंगे तो हमें 5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर एनम का इंटरेस्ट है ये। अब इसमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ऐसे ये थोड़ा सा मेन कंसेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्त, अपने पास हमारे पास 6 महीने का लैग है। या तो हम पेमेंट आज करें, ऑप्शन नंबर 1 अपने पास है टू पे अभी, इमीडिएटली, और ऑप्शन नंबर बी अपने पास है टू पे 6 मंथ लेटर। प्लीज मेरी बात को ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर आप आज पे करेंगे तो आज आपको कितना पे करना पड़ेगा वो समझते हैं। ये देखिए, आज आपको पे करना पड़ेगा 50,000 पाउंड्स 97 के मुताबिक, क्योंकि आज जो रेट चल रहा है वो 97 चल रहा है। आई गेस आपने ये पढ़ा था, ये चेक करें, आज का जो रेट चल रहा है ये 97 चल रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप आज इसको पे करने जाएंगे तो आपको पूरा नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ 99% देना पड़ेगा, क्योंकि 1% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कायदे से जो आज आपने पे करना है उसके लिए आपको इतना पैसा चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्त, आज जो आपने पे करना है ये 48,01500, ये जो आपने आज पे करना है, ये पे करने के लिए आपके पास आज पैसा होना भी तो चाहिए। उसने तो आपको ऑप्शन दे दिया कि आप आज पे कर दो। अब मैंने पता लगाया अगर आज मुझे पे करना, इतना पे करना पड़ेगा, पर ये पे करने के लिए मेरे पे पैसा हो भी तो सही, ये तो है ही नहीं। तो इस पैसे को भी अरेंज करने के लिए मुझे मार्केट से लोन लेना पड़ेगा। और देखो क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है, शायद आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बोरिंग रेट जो अपने पास दिया हुआ है वो 15% का दिया हुआ है। मतलब अगर मैं आज किसी को पेमेंट करूंगा और उसके लिए मुझे मार्केट से पैसा उठाने पड़े तो मुझे 15% पे पैसा उठाना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे बताइए, मुझे इतना पैसा पे करना है 48,01500, 15% पे मैं इसको उठाऊंगा और 6 महीने का मैं इसके ऊपर ब्याज दूंगा, क्योंकि 6 महीने के लिए मुझे ये पैसा चाहिए। तो अल्टीमेटली अपने पास मुझे इतना बोरिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो जो टोटल पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी वो इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, बट अगर मैं ये कहूं कि मुझे 6 महीने बाद पे करना है, तब मुझे कितना पे करना होता? आइए जरा इसको देखें। अगर मुझे 6 महीने बाद पे करना है तो 50,000 पाउंड ही पे करना है। 6 महीने बाद का रेट 99 चल रहा है, और ये पेमेंट मुझे 100% करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कैश डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पेमेंट इतनी करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आप ये पेमेंट 6 महीने बाद कर रहे हो, ये पेमेंट आप 6 महीने बीतने के बाद कर रहे हो, तो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 49,50,000 आपके पास ड्यू बनता है, 5% का इंटरेस्ट है पर एनम। 6 महीने के मुताबिक आपको इतना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना है, तो आपकी टोटल पेमेंट ये बनेगी। अब दोस्त कंपेयर कर लो, अगर आप आज के आज पे करते हो तो 51,61,000 आपको पे करना है, और अगर आप आज के आज नहीं 6 महीने बाद पे करते हो तो 50,73,000 जो आपने है वो पे करना है। तो यहां पेमेंट आपकी कम बनती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपने चूज करना चाहिए। इट इज सिंपल। मोर ओवर ये क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, लेकिन क्योंकि एडवांस अकाउंट्स में आया हुआ है तो हम लोगों को ये आना चाहिए। ओके, फिर एक क्वेश्चन आपका है ये नवंबर 23 के एग्जाम का, ये भी क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, ये चेक करते हैं।
कहता है कर्न लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और इसकी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हो रही है 22 से 23 में। ओके, कह रहा है 1 जुलाई 22 को इन्होंने गुड्स मंगवाए ट्राई लिमिटेड से, एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, जिसमें अमाउंट दे रखी है 30,96,000 रुपीज में। ओके, अच्छा, फिर आगे कहता है कि 1 अक्टूबर को इन लोगों ने अपने पास जो है प्लांट मशीनरी मंगवाई लूसी लिमिटेड से, एक जर्मन कंपनी है, 18,500 यूरोज की। अब यहां पे इसने यूरोज में दिया है। ओके, फिर कह रहा है कि ये जो अमाउंट आपने अपने पास है, ये पूरी की पूरी अमाउंट आपने पे कर दी इंपोर्ट की डेट पे ही। अच्छा, ये आपने पे भी कर दिया है। ओके, फिर तीसरा, 1 दिसंबर को आपने एक्सपोर्ट करा। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि आपने माल बेचा है, इंपोर्ट का मतलब खरीदना हो गया। अच्छा, कितने का माल बेचा क्रेडिट पे क्रीम लिमिटेड को? 50,40,000 का, ये भी रुपीस में है। क्वेश्चन ने अपने पास क्या बोला है, एक बार इसको जो है चेक करेंगे। नीचे क्वेश्चन ने बोला है ऑल दी अबव ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट एट प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट, इग्नोर टैक्स एंड ड्यूटी ऑन दी अबव। ओके, पेमेंट ड्यू फ्रॉम क्रीम लिमिटेड एंड पेमेंट टू ट्राई लिमिटेड आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च पे। ये कोई बोलने की बात नहीं है, ये कह रहा है कि अपने पास जो पहले और थर्ड ट्रांजैक्शन वाली पेमेंट है ये ड्यू है 31 मार्च पे। वो तो देखकर ही पता चल रहा है, क्योंकि अगर आपने प्लांट मशीनरी की पेमेंट कर दी है तो ये ड्यू क्यों होगा? तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाली एंट्री जो अपने पास है वो अपने पर ड्यू है। अच्छा, निकालने को क्या बोल रहा है? कह रहा है रेट्स आपके पास दिए हैं जुलाई के, अक्टूबर के, दिसंबर के, साल के आखिरी के। आपसे कह रहा है आप AS11 के मुताबिक हमें बताइए टू शो वैल्यू एट विच अबव आइटम्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट। अच्छा, तो ये बोल रहा है बैलेंस शीट में ये आइटम्स कितने के आएंगे। ओके, फिर कह रहा है कैलकुलेट करो गेन और लॉस हर ट्रांजेक्शन पे। तो 2 बातें आपने बतानी है, एक आपने ये बताना है कि बैलेंस शीट डेट पर ये कितने के आएंगे, और एक आपने ये बताना है कि इस पे एक्सचेंज गेन और लॉस कितना है। एक एक करके उठाते हैं। पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मुझे बताइए अगर आपने ट्राई लिमिटेड से माल लिया होगा तो आपने एंट्री पास करी होगी परचेज टू ट्रेड पेबल। कितने का माल लिया? 30,96,000, 30,96,000। अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो 30,96,000 को डिवाइड करेंगे 86 से, क्योंकि 1 जुलाई को जो रेट चल रहा है वो 86 चल रहा था। इसका मतलब ये यूरोस के अंदर अपने पास जो है 36,000 की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी। अब मजे की बात, ये जुलाई की ट्रांजेक्शन है, जब हम साल के आखिरी में जाएंगे तो साल के आखिरी में रेट 90 हो गया, 86 का रेट 90 हो गया। तो जो क्रेडिटर्स हैं आपके वो 4 रुपए से बढ़ गए, और क्रेडिटर अगर 4 रुपए से बढ़ गए तो लॉस हो गया। लॉस को आपको बुक करना पड़ेगा। ये देखिए मैं लॉस को बुक करा है, एक्सचेंज लॉस टू ट्रेड पेबल, 36,000 यूरोस की एंट्री है। माफ कीजिएगा अगर मैंने कहीं पे डॉलर बोला हो, यूरोस है ये। 36,000 अपने पास यूरोस की एंट्री है, और 4 रुपए का अपने पास जो इसके ऊपर नुकसान हुआ, तो 144,000 का मैंने एक्सचेंज लॉस बुक कर दिया। क्वेश्चन ने कहा 2 बातें बताएं, एक तो लॉस गेन कितना हुआ, तो लॉस तो 144 हुआ। एक कह रहा है बैलेंस शीट पे आप कितना दिखाओगे, तो बाबू एक बात बताओ, बैलेंस शीट पे जो आप ट्रेड पेबल दिखाओगे 30,96 का तो था, और 144 से ये बढ़ गया, तभी तो लॉस हुआ है। तो 30,96 का था, 144 से बढ़ गया, इसका मतलब 32,40,000 के आप ट्रेड पेबल दिखाओगे। अच्छा, अगला वाला केस, अब आपने प्लांट मशीनरी मंगाई है 18,500 की, और उस दिन पे जो रेट चल रहा था वो चल रहा था 88। तो मुझे बताइए 18,500 यूरोस की प्लांट मशीनरी मंगाई 88 पे, पेमेंट हाथ के हाथ कर दी, तो एंट्री अपने पास बन जाएगी पीपी अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक, इतनी इतनी पेमेंट होगी। इस केस में मुझे कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस, कोई गेन लॉस हुआ नहीं, क्योंकि ये पेमेंट मेरी पूरी पूरी हाथ के हाथ हो गई है, तो इसकी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मुझे करनी ही नहीं है। और जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मुझे करनी नहीं, तो किस बात का एक्सचेंज गेन एक्सचेंज लॉस? इसका मतलब आज अगर मैं बैलेंस शीट डेट पे बोलूं तो मेरा पीपी इसी वैल्यू पे आ रहा होगा 16,28,000 पे, उसको कुछ भी अपने पास बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तीसरा, मैंने एक क्रीम लिमिटेड कंपनी है उसको माल बेचा 50-40 का, तो पहले एंट्री अपने पास जो बन जाएगी 50-40 का माल बेचा क्रीम लिमिटेड को, तो ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स या फिर क्रीम टू सेल्स आप बोल सकते हो। अच्छा, 50-40 का जब मैंने माल बेचा उस दिन रेट चल रहा था 84, तो मुझे बताइए यूरोज में वैल्यू कितनी होगी? 50-40 को डिवाइड बाय 84 कर दूंगा तो यूरोज में वैल्यू होगी 60,000 यूरोज। अब आज इनकी वैल्यू 84 से बढ़कर 90 हो रही है, रिसीवेबल्स की वैल्यू 84 से 90 हो रही है, 6 रुपए से बढ़ रही है, तो फायदा होगा। जब फायदा होगा तो फायदा होने पे ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ाना पड़ेगा। ये लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ा दिया और एक्सचेंज गेन बुक कर दिया, 60,000 यूरो पे 6 रुपए का फायदा हुआ, तो 3,60,000 का फायदा हुआ। अब दोस्त मजे की बात यह है, उसने आपसे 2 बातें पूछी हुई है, बैलेंस शीट डेट पे गेन कितना दिखाएं और बैलेंस शीट डेट पे वैल्यू कितनी दिखाएं। तो बैलेंस शीट डेट पे जो गेन अपने पास होगा वो तो 360 ही होगा, और बैलेंस शीट डेट पर जो अपने पास ट्रेड रिसीवेबल है वो कितने दिखाएं? 50-40 के तो पहले से थे, 360 से बढ़ गए, तो बैलेंस शीट डेट पर जो ट्रेड रिसीवेबल होंगे वो 54 लाख के जाके दिखा देंगे। इट वाज दिस सिंपल क्वेश्चन, 5 नंबर के अंदर पेपर में आया था। इट इज वेरी बेसिक, तो ये आपको आना चाहिए। कमिंग फॉरवर्ड, इस चैप्टर का दूसरा भाग जो हमने ब्रांच अकाउंट के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फॉरेन ऑपरेशंस। 2 हो सकते हैं, ईफो या नीफो। क्या होते हैं
यहां पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉरेन करेंसी की जो ट्रांसलेशन है वो करनी होती है डोमेस्टिक करेंसी में। मान लीजिए कि मैं इंडिया में दिल्ली में बैठ के काम कर रहा हूं, मेरी एक ब्रांच दुबई में है, तो दुबई में वो दुबई की करेंसी के मुताबिक चल रही होगी। मैं दुबई की करेंसी को इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करूं, ये मुझे यहां पे सिखाया जाता है। इसके लिए दो आपके पास तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक ईफो, एक नीफो। ईफो का मतलब होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, मतलब जो काम मैं यहां कर रहा हूं उसी से मिलता जुलता लगभग सेम काम आप अपने पास बाहर की ब्रांच में कर रहे हो, तो वो ईफो है। जैसे मैं कहूं कि यहां पे मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, वहां भी मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, ऑल्दो वहां का सिलेबस अलग होगा, पर मैं वहां के सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो ईफो है। मैं यहां पे सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और बाहर जो मैंने अपने पास दुबई में ब्रांच खोली हुई है उसमें मैं पढ़ा नहीं रहा, बल्कि दुबई में मेरी वो जो ब्रांच है स्टेशनरी की शॉप है, गुड्स बेच रहा हूं मैं वहां पे अपने पास, तो वो नीफो हो गया। ईफो में बिजनेस सेम रहता है। ईफो में ब्रांच जनरली हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट रहती है, जैसा काम हेड ऑफिस करेगा वैसी ब्रांच करेगी। नीफो में वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब मजे की बात, जब आपने इसको ट्रांसलेट करना है तो अलग अलग रेट यूज करने हैं। सबसे पहले इनकम एक्सपेंसेस जितने भी होंगे आप उनको कन्वर्ट करोगे उन रेट पे जो ट्रांजेक्शन पे चल रहे थे, ये आपने ब्रांच में भी पढ़ा हुआ है। और अगर ट्रांजेक्शन की डेट आपको उसका रेट आपको नहीं गिवन है तो आप एवरेज रेट लेके चल सकते हो। एवरेज रेट आप कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। इसी तरह से अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो दोनों में ओपनिंग रेट लेंगे। इसी तरह से कोई अदर एसेट्स अदर लायबिलिटीज है, फिक्स एसेट्स को छोड़ के उन पे आपने क्लोजिंग रेट लेना है। सिर्फ एक चीज चेंज होती है दोस्त, वो अपने पास है ये, अगर कोई फिक्स एसेट है और उस पर लगने वाला डेप्रिएशन है तो ईफो के अंदर उसमें आपको फिक्स एसेट जिस दिन आपने परचेज किया था वो रेट लेके चलना है, और नीफो के अंदर उसमें आपको क्लोजिंग रेट लेना है। दोबारा से, फिक्स एसेट और उसका डेप्रिएशन। ईफो के अंदर जब फिक्स एसेट परचेज किया उसका रेट लेना है, नीफो के अंदर क्लोजिंग रेट लेना है, यही डिफरेंस है। इसके अलावा हर जगह पे दोनों में सेम रेट चलते हैं। अब जब आप ईफो में ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट कर दोगे, अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आता है उसे हम पीनल में डालेंगे, और अगर नीफो में कोई एक्सचेंज डिफरेंस आता है उसको हम लोग डालेंगे एफसीटीआर में, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट। जैसे यहां पे एफसीएमआईटीडी अकाउंट था, यहां पे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट होगा। ये टॉपिक कवर्ड इन डिटेल है इन ब्रांच अकाउंट अंडर फॉरेन ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच का वन शॉट अभी मैंने दिया नहीं है, क्विकली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में ब्रांच का वन शॉट आने वाला है, उसमें इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहां पे ट्रायल बैलेंस के इसके क्वेश्चंस भी होंगे, तो यहां हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहे। और फ्रेंकली स्पीकिंग ये ब्रांच में से टॉपिक ज्यादा आता है, तो जब आप AS11 की तैयारी करें इस टॉपिक पे इतना ध्यान ना देके फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन पे और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना। ओके, अच्छा, आपके ICAI स्टडी मैट के अंदर ना एक ये अपने पास पेज नंबर दिया हुआ है, मैंने पेज नंबर शायद स्क्रीनशॉट में मैं लगाना भूल गया। इलस्ट्रेशन 1 जहां पे है उससे ऊपर ही आपको दिया हुआ है दोस्त, ये ना कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। ये अपने पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि नीफो कब कब लगता है। तो ये कभी आज तक पेपर में आए तो नहीं है, पर आप इनको याद कर लीजिएगा, यहां से MCQ बन सकता है। ये मैंने बस आपके PDF में इसलिए लगाया कि आप इसको याद करके इससे MCQ की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, इलस्ट्रेशन 1 हमने कर लिया था, कुछ MCQ की बात करते हैं। एज पर AS11 एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ नीफो, ध्यान दे एसेट लायबिलिटीज नीफो में। अगर मैं एसेट लायबिलिटीज की बात करूं नीफो पे, तो हमें इसको किस पे लेके चलना होता है, क्लोजिंग रेट पे। यही अगर ईफो पे होता तो फिक्स एसेट्स को तो डेट ऑफ परचेज पे लेते, लेकिन बाकी सारे एसेट लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे लेते। अच्छा, इसके अलावा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इन FCMITD अकाउंट जो अपने पास होता है, इसको हम कहां दिखाते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस अपने पास ये रहा, यहां दिखाएंगे। ओके, इसके अलावा फिर अपने पास कहता है इफ एसेट ऑफ एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ईफो इज कैरिड एट कॉस्ट एंड डेप्रिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इज ट्रांसलेटेड। ये अपने पास जरूरी है, कह रहा है ईफो का जो अपने पास एसेट है वो हमने कैरी किया था कॉस्ट पे, तो इसको हम लोग जो किस पे ट्रांसलेट करेंगे, ये आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है। ईफो पे जो आपने फिक्स एसेट अपने पास ट्रांसलेट करने हैं रुपीस के अंदर, उनको आप किस रेट पे करोगे, तो मैंने आपको बताया ईफो को आप कन्वर्ट करते हो उस रेट पे जिस रेट पे फिक्स एसेट खरीदे होते हैं, तो एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ परचेज जो है हम उस पे इसको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज ईफो। ईफो अपने पास जो है हम इसमें से किसको कह सकते हैं, ब्रांच ऑफिस सर्विंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ द हेड ऑफिस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, यही आंसर है। आपका ब्रांच आपके ही ऑपरेशन की एक्सटेंशन है, आपका ब्रांच वही काम कर रहा है जो आपका हेड ऑफिस कर रहा है, तो इसी को ईफो बोलेंगे। बाकी इंडिपेंडेंट सब्सिडरी ऑफ पेरेंट कंपनी, ये तो कुछ अलग ही काम कर रही है तभी इंडिपेंडेंट है। ब्रांच ऑफिस इंडिपेंडेंट ऑफ हेड ऑफिस कुछ अलग काम कर रहा है, तो ये नीफो होगा। नन ऑफ द अबव, ये तो खैर हो ही नहीं सकता, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी कन्वर्टेड टू क्लोजिंग रेट फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इनमें से कौन सा आपको जो है क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पर भी ईफो या नीफो नहीं बोला है, तो ये क्वेश्चन ईफो नीफो का है ही नहीं। ये क्वेश्चन उसने पूछा है, क्लोजिंग रेट जो है, ये क्वेश्चन उसने पूछा है सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन का। ध्यान दे, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन का। अगर ये ईफो नीफो बोलता तो ये फॉरेन ऑपरेशन का क्वेश्चन होता। ये एमसीक्यू ना बहुत हैवी है, बहुत बच्चे यहाँ पे फिनक जाते हैं। ये ईफो नीफो का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उसने बोला नहीं है। ये बोल रहा है क्लोजिंग रेट पे जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपनी कर रहे हो, यानी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कर रहे हो, उस दिन पर आप क्लोजिंग रेट पे किस चीज को लेते हो? तो उस दिन पर हम क्लोजिंग रेट पे तो एफसीएमआई को लेते हैं। तो आप इन चारों में से ढूंढो एफसीएमआई कौन है। आइटम्स ऑफ पीपी, ये एफसीएमआई होता ही नहीं, क्योंकि रियलाइजेशन फिक्स नहीं है। इन्वेंट्री, ये भी एफसीएमआई होता नहीं, क्योंकि रियलाइजेशन फिक्स नहीं है। ट्रेड पेबल, ये एफसीएमआई है। ट्रेड रिसीवेबल, एफसीएमआई है। फॉरेन करेंसी बोरिंग, ये एफसीएमआई है। जनाब इनको हम लोग क्लोजिंग रेट पे लेंगे। दिस इज मार्वलस क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है एकदम। हर बच्चा यहाँ पे आगे फंसेगा, तो ये थोड़ा लाइटली मत लेना, इसको अच्छे से करना। अच्छा, फिर ये मॉनेटरी आइटम क्या है मैंने आपको बता दिया था। नीफो और ईफो में फर्क क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। ईफो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस का एक्सटेंशन होता है, नीफो आपका थोड़ा अलग बिजनेस होता है। नीफो में इंडिपेंडेंट तरीके से काम चलता है, ईफो में थोड़ा डिपेंडेंट तरीके से काम चलता है। हेड ऑफिस पर ही हम लोग पूरा पूरा बेस्ड रहते हैं। ये आपने ब्रांच के अंदर हालांकि अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप इसको उससे पढ़ेंगे, बाकी यहाँ पे इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पहले ही बता चुका हूं, एमसीक्यू के आंसर हम लोगों ने ये ऑलरेडी आपको दे दिए, ये पूरा हो चुका है। एंड कमिंग फॉरवर्ड टू अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एएस, जो कि है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स? देसी भाषा में बोलूं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर की डेट पे होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर की डेट पे होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये कुछ फ्यूचर डेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके अंदर फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है। ये दो पर्पस के लिए होते हैं, एक हेजिंग के लिए, एक स्पेकुलेशन के लिए। हेजिंग क्या है? हेजिंग एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप रिस्क को मैनेज करते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में रिस्क है, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे ज्यादा पेमेंट ना करनी पड़े, तो उसके लिए आप पहले से ही आज को रेट डिसाइड कर लेते हो। इस पर्पस को हेजिंग बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे चलो एग्जांपल से पहले मैं एक बार थोड़ा सा इसको रिकैप कर दूं, फिर आपको बताता हूं। स्पेकुलेशन में ऐसा होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ट्रेडिंग के लिए या स्पेकुलेशन के लिए, जिसमें आपको गेन लॉस होता है। देसी भाषा में बोलूं तो हेजिंग एक सुरक्षा है। जैसे आप इंश्योरेंस कराते हो, वो बेसिकली एक तरह का आपका हेजिंग है। स्पेकुलेशन में आपका क्या है कि आप कोई सुरक्षा का काम नहीं कर रहे, आप अपने लॉस को मिनिमाइज नहीं कर रहे, बल्कि आप फ्यूचर में, क्योंकि प्राइस अदर बदल सकते हैं, तो आप एक सट्टा खेल रहे हो। ये एक तरह का सट्टा है। ओके, अब करना क्या होता है थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखें, ये मैं डायग्राम आपके लिए लेकर आया हूं। इस डायग्राम से आपको ना मेरी पूरी बात समझ में आ जाएगी। मेरी बात को बहुत आराम से सुनिएगा दोस्त। आज मैं यहां खड़ा हूं, यहां आज किसी चीज का रेट 80 रुपए चल रहा है। मुझे डर है कि मैंने आपसे कोई सामान परचेज करा, गौर कीजिएगा, मैंने आपसे सामान परचेज करा, ये बॉटल परचेज करी, ये बॉटल $80 की है, $80 की है। आपने मेरे से कहा अंकित जी पेमेंट करो। मैंने कहा भाई साहब मैं आपको पेमेंट ना अभी नहीं करूंगा, मैं आपको पेमेंट आज से 3 महीने बाद करूंगा, 3 मंथ्स लेटर करूंगा। अब मुझे ना ये डर लग रहा है कि यार 3 महीने बाद ये जो रेट 80 का था, कहीं ये बढ़ के 100 का हो गया तो, और अगर गलती से ये बढ़ के 100 का हो गया तो भाई मुझे पेमेंट 100 के हिसाब से करनी पड़ेगी, मतलब फ्यूचर में नुकसान होने का डर है। मैंने क्या करा, दुकानदार से ये बोला कि जनाब मैं आपके साथ आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में ये कह रहा हूं फ्यूचर में चाहे कोई मर्जी रेट हो, मैं आपको 85 के मुताबिक पेमेंट करूंगा। यानी अब फ्यूचर में रेट चाहे 100 हो, चाहे 90 हो, चाहे 70 हो, चाहे 60 हो, मैं तो पेमेंट 85 पे करूंगा। अब आप कहेंगे सर दुकानदार इस बात पे क्यों एग्री करेगा? अरे भाई मैं दुकानदार को लालच दे तो रहा हूं। मैं दुकानदार से कहूंगा कि मैंने तुमसे $80 के टाइम पर, 80 रुपए का जो रेट चल रहा है उस टाइम पे माल लिया, पर मैं तो तुम्हें पेमेंट करने के लिए 85 पे एग्री कर रहा हूं, तो मैं भी तो अपनी जेब से 5 रुपए की जो पेमेंट एक्स्ट्रा कर रहा हूं। तो दुकानदार इस पे एग्री करता है। तो कहने का मतलब आपने कोई चीज परचेज करी दोस्त, और उसकी पेमेंट आपको बाद में करनी है। अब आपको मन में डर लग रहा है कि कल को रेट चेंज होने की वजह से मुझे पेमेंट ज्यादा ना करनी पड़े, तो आप आज की तारीख में कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा पे एग्री कर जाते हो। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग में क्या होता है, जो आपका स्पॉट रेट होता है 80 का, उसे आप कंपेयर करते हो 85 से, जो आपका एग्रीड फॉरवर्ड रेट है, जो आपने डिसाइड किया। आप 5 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए एग्री हो गए, तो ये जो 5 रुपए आप एक्स्ट्रा देने के लिए एग्री हो गए, इसे हम लोग बोलते हैं हेजिंग प्रीमियम। कि आप आज की तारीख में फ्यूचर में तुम्हें पेमेंट ज्यादा ना करनी पड़े, तो तुम उसके लिए आज ही पेमेंट एक्स्ट्रा करने के लिए रेडी हो, आज ही आप एक्स्ट्रा पेमेंट पे एग्री कर रहे हो, तो वो हेजिंग प्रीमियम है। सोच के देखो, इंश्योरेंस में भी तो यही होता है। मैं आज बाजार से ये फोन खरीद के आया, ये एक फोन है, मैं एक फोन खरीद के लेकर आया दोस्त, मुझे डर लगता है कि यार कहीं फोन चोरी ना हो जाए, कहीं मेरा फोन खराब ना निकले, कहीं मेरा फोन जो टूट के बिखर के एकदम जो है साफ ना हो जाए।
तो मैं उस फोन के लिए इंश्योरेंस लेता हूं। अब इंश्योरेंस का खर्चा मेरी कॉस्ट के ऊपर पड़ता है, तो मैं आज की तारीख में कुछ खर्चा एक्स्ट्रा कर रहा हूं ताकि मेरा फ्यूचर में लॉस से मैं खुद को बचा सकूं। तो ये मेरा हेजिंग है। हेजिंग में जितना खर्चा आपका आज का बनता है, उस पर जो खर्चा आप एक्स्ट्रा कर रहे हो उसको हेजिंग प्रीमियम बोलते हैं। शायद आपको समझ में आ रहा हो, तभी इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम क्यों? क्योंकि वो ऊपर का खर्चा है। अच्छा, जो भी ये हेजिंग प्रीमियम होता है, ये एग्रीड फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट का डिफरेंस होता है। इस हेजिंग प्रीमियम को हम अपना खर्चा मानते हैं और ये खर्चा अमोर्टाइज होगा ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये खर्चा आपके पीनल में जाएगा कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ के आधार पर। ओके, अब दूसरी बात करते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपके साथ कोई भी आपसे सामान खरीदा नहीं है, ठीक है। एक चीज तो ये होती है कि मैं आपसे सामान खरीद के आया, मुझे आपको उसकी पेमेंट करनी है, उसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं, वो हेजिंग होता है। मान लीजिए मैंने आपके साथ दोस्त कोई भी सामान नहीं लिया और मैं ऐसे ही आपसे आगे कह रहा हूं चल जुआ खेलेगा। आपने कहा जी भाई कैसा जुआ? मैंने कहा भाई आज से 3 महीने बाद मैं तेरे को कुछ डॉलर बेचूंगा और तू कुछ डॉलर खरीद लियो। तो मैं सेलर पार्टी हूं, तू एक बायर पार्टी है, तो फ्यूचर में जो रेट चल रहा होगा उस रेट पे हम लोग जो है इसको खरीद ले या बेच लेंगे। आज के रेट के मुताबिक हम फ्यूचर के रेट पे जाके इसको खरीद ले या बेच लेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक कॉन्ट्रैक्ट है अपने पास, एग्जांपल सी बताता हूं, ये लीजिए। थोड़ा इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा ताकि आप हेजिंग में कंफ्यूज ना हो। ये देखें, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये लीजिए, ये लीजिए। चलिए, मान लीजिए मैंने आपके साथ आज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, ठीक है। आज डॉलर का जो रेट है वो 80 रुपए के हिसाब से चल रहा है। मैंने आपसे बोला कि दोस्त 3 महीने बाद के लिए एक जुआ खेलते हैं। आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा दोस्त मुझे नहीं पता कि 3 महीने डॉलर का रेट क्या होगा, 3 महीने बाद डॉलर का रेट जो है क्या बढ़कर होगा क्या घटकर होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक सेलर पार्टी हूं, मैं तेरे को फ्यूचर में 3 महीने बाद कुछ डॉलर बेचूंगा और तू कुछ खरीद लियो, लेकिन उसका रेट हम आज डिसाइड कर रहे हैं। आपने कहा सर बताओ कितना रेट डिसाइड करें? मैं कहा भाई वैसे तो आज 80 का रेट चल रहा है, पर लेट से फ्यूचर में मैं तेरे को 85 का बेचूंगा। गौर करना दोस्त, फ्यूचर के 3 महीने बाद मैं तुम्हें 85 रुपीज के ऊपर कोई डॉलर जो बेचूंगा। ये मेरा कंसेप्ट बना। मान लीजिए फ्यूचर में रेट 89 हो गया, तो 89 होने के बावजूद भी मैं आपको 85 में बेचूंगा। इसका मतलब 4 रुपए का लॉस मेरा हो गया, लेकिन आपका जो है 4 रुपए का फायदा हो गया। तो सट्टे में एक का फायदा एक का लॉस होता है, क्योंकि सट्टा तभी तो सट्टा है, दो लोग मिलकर खेल रहे हैं अपने पास, एक जुआ जीतेगा एक जुआ हारेगा, सिंपल। मान लीजिए रेट 89 नहीं हुआ, रेट 80 हो गया फ्यूचर में, तो फ्यूचर में 80 रेट होने के बावजूद भी आपको तो 85 पे लेना पड़ेगा और मुझे 85 मिलेगा, तो 5 रुपए का फायदा मेरा होगा। स्पेक्यूलेशन के अंदर हम एग्रीड फॉरवर्ड रेट को फ्यूचर के प्राइस से कंपेयर करते हैं। आई रिपीट, एग्रीड फॉरवर्ड रेट को फ्यूचर के प्राइस से कंपेयर करते हैं। इसमें हमारा या तो फायदा होता है या लॉस होता है, वो फायदा लॉस हमारा पीनल में चले जाता है। ये चेक करें अपने पास, ये बात मैंने यहां लिखवाई है। एग्रीड फॉरवर्ड रेट को सेल रेट मतलब वो जो उस टाइम पर जो रेट चल रहा होगा उससे हम लोग जो है कंपेयर करते हैं। इससे हमारा गेन लॉस होता है, गेन लॉस को हम पीनल में डालते हैं। बच्चे का एक बहुत कॉमन डाउट है, बच्चा कहता है सर सारी बात समझ में आ गई, बस हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हेजिंग का क्वेश्चन कब है और स्पेकुलेशन क्वेश्चन कब है। हमें ये नहीं समझ में आता, क्योंकि अगर आपने हेजिंग और स्पेकुलेशन को गलत पकड़ लिया तो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी गलत लगा दोगे। तो आपने हेजिंग और स्पेकुलेशन को सही भी तो पकड़ना है। पकड़ने का एक शॉर्टकट है, एक की स्किल है, प्लीज ध्यान देना। हेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप एंटर होते हो। दोबारा, मैंने आपसे ये बॉटल खरीदी हुई है, मुझे इसकी पेमेंट आपको 3 महीने बाद करनी है। अब इसके लिए मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि 3 महीने बाद की पेमेंट मैं आपको आज के रेट के मुताबिक करूंगा जो हम डिसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहले कोई ट्रांजैक्शन हुई भी थी और उसकी वजह से मैं आपके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं। ध्यान रखना, पहले की किसी ट्रांजैक्शन की वजह से मैं आपसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं, वो पक्का क्वेश्चन हेजिंग का होगा। यानी कि हेजिंग के अंदर मैं ये लिखकर भी लाया हूं, जनरली एक कमिटमेंट होगी जो आपको कोई पे वे करनी है, कुछ सर्टेन ड्यूज पे करने हैं फ्यूचर डेट पर, और उसकी वजह से आप अपने पास जो है एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे आज एक फोन लिया, मैंने कहा दोस्त पेमेंट आपको 5 महीने बाद करूंगा। अब मुझे डर है कि भाई 5 महीने बाद पता नहीं क्या रेट होगा उसका, तो मैंने 5 महीने बाद के लिए आपके साथ पहले ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो फोन की पेमेंट करने के लिए मैंने आपके साथ पहले ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दैट इज व्हाट अबाउट हेजिंग। स्पेक्यूलेशन में ना दोस्त पास की कोई कमिटमेंट नहीं है। स्पेक्यूलेशन में तो मैं आज आपके पास आया हूं, मैं कहा हाँ भाई जुआ खेलना चाहेगा, आपने कहा चलो खेलते हैं। तो स्पेक्यूलेशन में एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होती है, तो पहले की कोई कमिटमेंट वगैरह इसके ऊपर नहीं होती। टू पे या रिसीव ओनली कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल परचेज और फॉरेन एक्सचेंज यहां पे होता है, और इस पे स्पेक्यूलेशन गेन लॉस होता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसके आपको दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने एक प्लांट मशीनरी परचेज करी $5000 की,
ये 1 दिसंबर को मैंने ली, इस दिन पे रेट 60 चल रहा था एंड पेमेंट मेरे को मेड करनी है 31 दिसंबर पे, मतलब 1 महीने बाद मुझे पेमेंट करनी है। मैंने एग्रीड फॉरवर्ड रेट आज ही डिसाइड कर लिया 69 के मुताबिक। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजेक्शन हुई है 1 दिसंबर को, पेमेंट मुझे 31 दिसंबर को करनी है। 1 दिसंबर को रेट 60 चल रहा था पर मैंने आपके साथ एग्री कर लिया 69। यहां पे प्लांट मशीनरी की पेमेंट मुझे करनी है, इस वजह से मैं एग्रीड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं, ये हेजिंग है। एग्जांपल नंबर 2, दूसरा, मैंने सीधा आपके साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपके साथ खरीदूंगा या बेचूंगा फॉरेन एक्सचेंज को, मैं बेचूंगा तो आप खरीदोगे, आप बेचोगे तो मैं खरीदूंगा, विदाउट एनी पर्पस। इसका कोई पर्पस नहीं है, ना कोई प्लान मशीनरी है, ना कोई रिमोट है, ना कोई बॉटल है, मैंने कुछ आपसे खरीदा नहीं, कुछ आपको बेचा नहीं, सिंपल मैं एक आपके साथ एग्रीड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसमें किसी भी तरह की कोई पास कमिटमेंट नहीं है, ये स्पेकुलेशन है। ओके, यहां पे कोई भी कंडीशन नहीं है, विदाउट एनी पर्पस है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में प्लांट मशीन था, यहां कोई पर्पस नहीं है, तो ये स्पेकुलेशन है। तो जिसमें कोई पर्पस होगा वो हेजिंग होगा, जिसमें कोई पर्पस नहीं है वो स्पेकुलेशन होगा, तो इसको आप लोग ध्यान रख के चलिएगा। अच्छा, एक बात और, ये जो ऊपर मैंने आपको चार्ट बनवाया था, इसमें मैं एक बात आपको बताना भूल गया था, ये भी जरा ध्यान देंगे दोस्त। जब कभी भी आप स्पॉट रेट के साथ एग्रीड फॉरवर्ड रेट को कंपेयर करते हो तो ये आपका हेजिंग प्रीमियम होता है। अच्छा दोस्त, जब कभी भी आप एग्रीड फॉरवर्ड रेट के साथ फ्यूचर रेट को कंपेयर करते हो तो ये स्पेकुलेशन का गेन लॉस होता है, ये ध्यान रखना। ये मैंने चार्ट आपको बना के दिया हुआ है, ये आज जब आपके नोट्स पर आएगा टेलीग्राम कम्युनिटी के ऊपर, इसको डाउनलोड करके इसको बिल्कुल अपने पास कहीं स्टार्ट मार्क करके रख लेना, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले बहुत हेल्प आएगा। अच्छा, क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है अपने पास राव लिमिटेड ने परचेज करा एक प्लांट परचेज करा है भाई, कोई कमिटमेंट है $1,00,000 का, 1 फेब को पेमेंट करनी है 3 महीने बाद। अच्छा, तो हम ये एक चार्ट आपके लिए बना के लाए हैं, 1 फेब को लिया, पेमेंट 3 महीने बाद करनी है, तो पेमेंट 1 मई को करनी है। ओके, साल खत्म 31 मार्च को होता है, यहां खत्म हो। अब इसके लिए हम लोग एंटर हो रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, प्लांट मशीनरी की पेमेंट करने के लिए हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन पक्का पक्का हेजिंग का है। अब एक बात बताइए, जब अपने पास हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर हुए तो हमारा जो रेट चल रहा है वो ये चल रहा है 49.15, हम इस रेट पे एंटर हुए, जबकि जो फर्स्ट फेब पे रेट है वो 48.85 है। बाबू आज रेट 48 होने के बावजूद मैं आपके साथ 49 के ऊपर डीलिंग कर रहा हूं, मतलब मैं ₹1 एक्स्ट्रा आपको देने के लिए रेडी हूं। क्यों रेडी हूं? क्योंकि मुझे डर हो रहा है कि फ्यूचर में कहीं मेरे पास जो है कोई नुकसान जो है वो ना हो जाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग का है। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करना है, $1,00,000 का आप लोगों ने जो है लोन लिया, 49.15 की आप पेमेंट करोगे, जबकि 48.80 अपने पास आज चल रहा है, तो 0.030 का आपके पास हेजिंग प्रीमियम हो गया 30,000 का। ये हेजिंग प्रीमियम आपको रिकॉर्ड करना होगा। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात और है दोस्त, ये हेजिंग प्रीमियम प्लीज ध्यान दीजिएगा, 1 फेब से लेके 1 मई यानी 3 महीने का है, लेकिन हमारा जो साल है 31 मार्च जो खत्म हो रहा है उसमें तो सिर्फ 2 महीने आ रहे हैं, तो 31 मार्च वाले इस साल के अंदर सिर्फ 2 महीने का ही रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब वैसे तो खर्चा बना 30,000 का, पर इस साल में सिर्फ 2 महीने आ रहे हैं, कितने में से 3 में से 2 महीने इस साल में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इस साल में सिर्फ 20,000 हम रिकॉर्ड करेंगे, बाकी का 10,000 फिर हम अगले साल में जाके रिकॉर्ड करेंगे, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया भी था कि ये अमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो 20,000 आप लोग जो है अप टू मार्च राइट ऑफ करोगे, बैलेंस 10,000 आप लोग अगले साल में ले जाओगे। यही बात इन्होंने यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में आंसर में दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, 20,000 इन दिस ईयर, रेस्ट 10,000 इन दी फॉलोइंग ईयर। अच्छा, इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन, अब मिस्टर ए बॉट कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ्स $1 1,00,000 का 1 दिसंबर को, जब रेट अपने पास ये चल रहा है। अब यहां कोई प्लान मशीनरी वगैरह नहीं दिया हुआ, इसका मतलब पक्की बात है ये बिना किसी पर्पस के है, तो ये क्वेश्चन स्पेकुलेशन का हो, ऐसे पता लगाना है। अच्छा, जब रेट अपने पास 1 दिसंबर को हम लोग जो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं कि हम $1,00,000 अपने पास जो है वो खरीदेंगे और हम उसकी पेमेंट 47.10 के मुताबिक करेंगे, मतलब फ्यूचर में 3 महीने बाद तारीख पे कुछ भी रेट चल रहा हो, लेकिन मैं तो पेमेंट 47.10 पे करूंगा। ओके, जब अपने पास जो है रेट उस दिन पे एक्चुअल रेट 47.02 चल रहा था, मैं 47.10 पे एग्री हो रहा हूं। 31 दिसंबर को जब वो अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं तब रेट चल रहा है 47.15। ओके, मतलब कि हम लोगों ने अच्छा हुआ एग्री रेट 47.10 ले लिया, फ्यूचर में हमारे पास नुकसान नहीं होगा। 31 जनवरी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया 47.18 पे। दोस्त इस बात को अपने पास जो है थोड़ा समझना पड़ेगा, यहां ध्यान देंगे। हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है फाइनली हम लोग इसकी तरफ पहुंच गए हैं, देखें कैसे। यहां हमारे पास 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर को हम लोग अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं कि हमें पेमेंट आपको करनी है 3 महीने के बाद,
3 महीने बाद मतलब 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 जैन, 1 फेब और 1 मार्च। मैं आपको यहाँ पे जो है कुछ पेमेंट करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में मैं एंटर हुआ हूं कि मैं आपको जो पेमेंट करूंगा 47.10 के मुताबिक करूंगा। ओके, अब एक जाहिर सी बात है, ये जो मैं खरीद रहा हूँ यूएस के जो ये डॉलर्स हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बेचने के पर्पज से ले रहा हूँ, क्योंकि स्पेक्यूलेशन पर्पज क्या होता है कि मुझे किसी को पेमेंट नहीं करनी, मैं बल्कि आगे इसी को बेचूंगा। अब आगे क्या हुआ, जब डेट आई अपने पास 31 जनवरी, ये देखिए ये डेट आई है 31 जनवरी, ये डेट आई है 31 जनवरी, उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया 47.18 पे। तो मुझे एक बात बताइए, 31 जनवरी मतलब यहां मैंने इसको बेच दिया 47.18 पे। तो दोस्त, जो मुझे आज यूएस डॉलर मिले हैं 1 लाख डॉलर, वो 1 लाख डॉलर मैंने यहां पर बेच दिए, पर पेमेंट तो मुझे उनकी 3 महीने बाद करनी है और वो 47.10 पे करनी है। तो मुझे ये बताइए, सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है। तो मुझे ये बताइए 47.18 मुझे मिलेंगे और 47.10 जो है मुझे चुकाने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली 0.08 रुपीस का मैंने गेन बना लिया। ये गेन मैंने 1 लाख डॉलर पर बनाया है, इसका मतलब 8,000 का मेरा ये गेन हो गया। और इस गेन को उठा के मैं किसके अंदर डाल दूंगा, पीनल। ये बात मैंने आपके क्वेश्चन में यहां लिख भी दी है। पे ये करना होगा 47.10, बेच के ये मिला है, तो इसका मतलब 0.08 का गेन हुआ 1 लाख पे, तो 8,000 का गेन ये हम पीनल में डाल। सो दिस इज ऑल अबाउट अपने पास AS11। इससे ज्यादा AS11 में कुछ नहीं है। दिस इज अ वेरी कंसाइज वीडियो एंड इसके अंदर हमने अपने सारे कंसेप्ट, RTP MTP के क्वेश्चंस, ICI स्टडीमेट, MCQ, थ्योरी, सब कुछ कवर कर दिया है। दोस्त, वीडियो पसंद आती है, एक बहुत 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 आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिए। वीडियो के ऊपर अपना कोई कमेंट, कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी कंप्लेन हो, जिस तरीके से हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं वो जरूर दीजिए, क्योंकि उस कमेंट से हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत और इससे और बढ़कर मेहनत करते रहिए। ढेर सारा प्यार, आभार आभार आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गॉड ब्लेस।